जीतना है, हर एग्जाम को जीतना है और मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे। आज के दिन में आपको क्लास 9th का वन शॉट रिवीजन देने वाला हूं। त्रिमासिक एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं, जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे जैसे बन सकते हैं, सारी चीज का एक रिवीजन देने वाला हूं मैं आपको। यहां पे मैं आपको पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूं। 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर आपके पूरे क्वार्टरली के चैप्टर जितने पूरे कवर करवा दूंगा। आपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने में जितना भी पढ़ा होगा पूरा आपको एक जगह लाके रख दूंगा। बस आप चीजों को कैच करते जाना और यहां से अपना टारगेट आगे पूरे में से पूरे मार्क्स अपन लेके आए, है ना। तो जल्दी से आप बताओ कि आप सभी रेडी हो पढ़ने के लिए, है ना। साथ में एक बात सुनो भैया, जो बच्चा मुझे नहीं जानता, ये भैया मेरा नाम, जो बच्चा मुझे नहीं जानता, गौरव निमोदा है मेरा नाम भैया। बच्चे मुझे प्यार से क्या बोलते हैं? किट्टू भैया। बच्चे मुझे प्यार से बोलते हैं किट्टू भैया। क्या बोलते हैं? बच्चे प्यार से बोलते हैं किट्टू भैया। ठीक है ना, ठीक है ना। तो रेडी हो जाओ सभी, अपनी एक कॉपी उठा लेना, जितनी चीजें मैं बोलता जाऊं उसको आप लिखते जाना और यूज करते जाना, ठीक है ना। आगे बढ़ो, ठीक है। अब मैं बात करूं भैया, सबसे पहला चैप्टर आपका क्लास 9 के अंदर होता है नंबर सिस्टम। आप उसको बड़े डीप में समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैंने बात करी भैया नंबर सिस्टम ने, आपने अगर एक नंबर लाइन की बात करूं, ये आपकी होती है नंबर लाइन। इसको अपन 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 अपन ऐसा बोलते हैं। इसको -1, -2, -3 ऐसा करके बोलते हैं। ये लाइन आगे कंटिन्यू हो जाती है नंबर, ये इधर के नंबर इधर कंटिन्यू हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से ये बोल रहा हूं कि जो 0 के इधर वाले नंबर होते हैं इनको मैं क्या बोलता हूं, जो मतलब 0 के इधर वाले नंबर और 0 के इधर वाले 2 नंबर डिवाइड हो गए, है ना। 2 तरीके से ये नंबर डिवाइड हो गए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, है ना। तो मैं बेटा इसको क्या बोलता हूं? इंटीजर बोलता हूं। इसको नेगेटिव इंटीजर। आपको भी इंटीजर कैच करने की जरूरत नहीं है, वेट करो। इसको मैं बोलता हूं बेटा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब 1 सेकेंड के लिए वेट करना, मैं क्या बोल रहा हूं। आपके नंबर जो 0 से चालू होते हैं, जो नंबर आपके 0 से चालू होते हैं और गिनती चलती जाती है, इनको मैं बेटा बोलता हूं होल नंबर। क्या बोलता हूं? होल नंबर। आपके नंबर 1 से चालू होते हैं और गिनती चलती जाती है, इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा? नेचुरल नंबर। क्या बोलता हूं? नेचुरल नंबर। मैंने वो बात करी गिनती में, आपके अगर 0 से कोई नंबर चालू हो रहा अपन उसको क्या बोलेंगे? 0 से चालू हो रहा अपन उसको होल नंबर बोलेंगे। 1 से चालू हो रहा अपन उसको नेचुरल नंबर बोलेंगे। और ये पूरे नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 6 अपने क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन यहां पे अगर आप देखो, कहीं पे नंबर मैंने ऐसा लिख दिया, 2/3 लिख दिया, 4/9 लिख दिया, ये नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मतलब इनके बीच में जो भी नंबर प्रेजेंट होते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? रैशनल नंबर बोलते हैं। ये नंबर का क्लासिफिकेशन था। साथ में आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, और यहां से आपके ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव वगैरह सब चीज बनेंगे। मैंने क्या बोला? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब आपने गिनती देखी, अगर मैं नंबर 1 2 3 से बात करूं, ये आपके हो जाएंगे होल नंबर, जी वो नेचुरल नंबर। यहां पे 0 ऐड कर दूंगा, ये हो जाएंगे होल नंबर, होल नंबर। और यहां पे अगर मैं माइनस वाले नंबर भी ले आऊं, माइनस वाले नंबर भी ले आऊं, -2 -3 -4, ये पूरे नंबर क्या कहलाएंगे? इंटीजर, इंटीजर कहलाएंगे। और इसके बीच वाले नंबर की और इंक्लूडेड कर दूंगा, वो पूरे क्या हो जाएंगे बेटा? वो हो जाएंगे रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर किसके अंदर आता है? रियल नंबर के अंदर। ये आपको चार्ट याद होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। इस टाइप से एक नंबर क्वेश्चन देगा, वो कैसे देगा वो समझो। ये क्वेश्चन दिया पेपर में, ऐसा क्वेश्चन देगा, क्या बोल दिया? सारे होल नंबर का नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 0 वाला नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं कहलाता, ठीक है ना। सारे इंटीजर का रैशनल नंबर कहलाते हैं क्या? यस। सारे रैशनल नंबर क्या इंटीजर कहलाते हैं? सारे रैशनल नंबर इंटीजर कहलाते हैं भैया? नहीं। क्यों? इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, है ना। इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5। रैशनल नंबर क्या होता है? सारे नंबर जितने आप सोच सकते हो, 1.23 1.56 सारे अपने क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो आपको चार्ट याद होने चाहिए। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। ये सारे पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब मैंने बात करी रैशनल नंबर बहुत बड़ा डिटेल में। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, उस नंबर को क्या बोलता हूं बेटा? मैं रैशनल नंबर बोलता हूं। जहां पे Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 रख दोगे, P/0 रख दोगे बेटा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए मैंने बोल दिया कभी भी Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। इसी के साथ साथ एक आपका इर्रेशनल नंबर होता है, जो आपके P/Q के फॉर्म में नहीं होता। उसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इक्विवेलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो बेटा वो यही है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे रैशनल नंबर, डेफिनेशन आप लिख लो, ऐसे रैशनल नंबर जो दिखते अलग है लेकिन होते सेम है। दिखते अलग है लेकिन होते सेम है। जैसे कि मैंने बोल दिया भैया, क्या मैंने 1/2 बोल दिया, 2/4 बोल दिया, मैंने बोल दिया 3/6 बोल दिया, मैंने 4/8 बोल दिया, 5/10 बोल दिया। ये सारे रैशनल नंबर बेटा बराबर है।
बराबर है, दिख अलग अलग रहे लेकिन सारे इक्वल है, तो ये सारे अपने क्या कहलाते हैं बेटा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट क्यों कहलाएंगे आप करके देख लो, ये भी आपका 1/2 लिखा है, ये भी आपका 1/2 लिखा है, ये भी आपका 1/2 लिखा है, ये भी आपके पास 1/2 लिखा है, मतलब सारे एक जैसे, बस दिखने का तरीका लगता, दिखने का तरीका लगता। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता, कैसा क्वेश्चन आता है वो समझने की कोशिश करो। आपके पास दे दिया, क्या दे दिया, आपका एक क्वेश्चन दे दिया, अरे अरे भैया आजा बेटा, एक क्वेश्चन दे दिया, उसने बोल दिया 5 रैशनल नंबर लिखना मुझे 1 और 2 के बीच में। तो इसका किट्टू भैया का देसी तरीका बता तुम्हें, केबीटीटी मतलब किट्टू भैया का देसी तरीका। अगर इसने 5 रैशनल नंबर बोला है तो आपका करो जितना बोला है, जितना बोला उसमें +1 कर दो, कितना होता है 6, तो 6 का आप मल्टीप्लाई भी कर दो, 6 का आप डिवाइड भी कर दो। जैसे कि 1 की बात कर रहा हूं, 2 की बात कर रहा हूं, इसके बीच में निकालना था तो मैंने बोला 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का डिवाइड कर दिया मैंने, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया और 6 का डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक। या फिर ये 1 ना लिखो तो भी चल जाएगा, ऐसा करके लिख लो इसको, तो 1 में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। ये कर दिया, कितना हो जाएगा 6/, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/6। अब इसके बीच के नंबर लिखते नहीं बनेंगे क्या बेटा आपसे, 6 के बाद क्या आता 7, फिर आता 8, फिर आता 9, फिर आता 10, फिर आता 11, नीचे 6 चल ही रहा था, नीचे 6 चल ही रहा था, तो ये हो गया इसके बीच के 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जब भी वो आपसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पूछे, इक्विवेलेंट नहीं, उसके बीच के नंबर पूछे, इक्विवेलेंट निकालना दूसरी बात है, इक्विवेलेंट तो परसेंट निकाल देते, बता रहा हूं, जैसे कि मुझसे बोल दिया, पहले समझो 7/2 का इक्विवेलेंट निकालना है तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सारे अपने क्या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये हो गया 7/2, ये हो गया 14/4, मैं लिख दिया 21/9, ये सारे नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। लेकिन उसने क्या बोला, रैशनल नंबर फाइंड करना मुझे, रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए जितने भी रैशनल नंबर बोला उसमें आप +1 कर देना। उसने बोला 5 + 1 कर दिया 6, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आपका काम हो गया। अगला देखो क्या पूछा, 5 इसके, ये तो सेम क्वेश्चन, क्या पूछा 5 रैशनल नंबर बताना है, इसके बीच में बताना है, तो 5 पूछा, 5 का मतलब जितना बोला उसमें 1 प्लस कर दो, कितना होता 6, 6 का आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। आ जाओ 3/5 में मैंने क्या किया भैया 6 का मल्टीप्लाई किया और 6 का डिवाइड किया। 4/5 में मैंने क्या किया भैया 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 का डिवाइड किया, कितना हो गया 18/56 30, ये कितना हो जाएगा भैया 24 में कितना 30 आ जाएगा। इसके बीच के लिखना था, इसके बीच के नंबर लिखना, कितना हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने पूछा था, 5 पूछा था, ये 5 मैंने लिख दिया इसके बीच के, जितने पूछे उसका आप +1 करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूं, ये वाला होमवर्क में करके ले आना है ना, कहा गया। अब आ जाओ रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको बेटा अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। जिसको अपन P/Q के फॉर्म में अपन ना लिख सके उसको अपन इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं उसको रैशनल बोलते हैं, जिसको अपन P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते अपन उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इर्रेशनल नंबर को प्लॉट करने के लिए एक चीज पूछी जाती है कि आप इसको प्लॉट करके बताओ नंबर लाइन के ऊपर कि इर्रेशनल नंबर आते कहां पे, नंबर लाइन पे वो इर्रेशनल नंबर आते कहां पे, अपने को ये बताना है। जैसे कि ये देके रखा, ये समझो, ये क्वेश्चन आपके पास दे दिया, इंपॉर्टेंट है, क्या बोल देगा आपको √2 को आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है, ठीक है ना। तो आप क्या आपको क्या करना है, एक बात अभी सब सुनो, पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हो, अगर आपने पढ़ी हो अभी, एक पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होगे, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पाइथागोरस थ्योरम आप नहीं जानते तो भी बात नहीं, ये अगर आप नहीं जानते हो तो ये समझो किट्टू भैया का देसी तरीका क्या बोलता है, ये समझो। जब भी आप ट्राइंगल बनाओगे, 90 डिग्री का ट्राइंगल बनाओगे, ये साइड हमेशा 1 होगी, ये साइड हमेशा 1 होगी, ठीक है ना। और अगर ये √2 और ये 1 की बात कर रहा हूं, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अगर आपको ये तो 1 होगी, अगर आपको √3 प्लॉट करना है तो √3 से एक छोटा क्या होता है √2, आप ये साइड लेके चलोगे। आपको अगर कहीं पे √5 प्लॉट करना है तो आप √5 से छोटा क्या होता है √4 होता है, और 1 यहां पे, मतलब 3 डिजिट आपको कैसे अज्यूम करना वो बता रहा हूं। √2 से एक छोटी क्या √1/1, ये वाली साइड फिक्स रहेगी, 1/1 आएगी, और इधर वाली √2 से एक छोटी। अगर मैंने बोल दिया बेटा आपको √17 अगर आपको प्लॉट करना है, तब आप क्या करोगे, ट्राइंगल बनाओ, √17 ये हो गया, √17 से एक कम कितना होता है √16 या 1। अब ये बोला क्या मैंने, आप उसको एक बार में कैच करने की कोशिश करो कि मैंने चीज बोली क्या है, ठीक है। मैंने बोल दिया भैया एक नंबर लाइन मैंने बना दी, ठीक है ना। अब यहां से मैंने बोल दिया ये 0 था, ये आपके पास 1 था, ये आपके पास 2 था, ये आपके पास गिनती चल रही थी।
ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल में बनाना, नीचे वाली साइड √1 का मतलब एक सेंटीमीटर की लाइन अपने को ड्रॉ करनी है ना। मैंने कर दिया भैया यहां से 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से 1 सेंटीमीटर की ये ड्रॉ कर दी। अब यहां से ऊपर में भी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, ऊपर में भी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तो ऊपर में भी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो ये ले आया मैंने स्केल को मैंने घुमा दिया, ऐसा कर दिया। ऊपर भी मुझे 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना था, ठीक है ना। यहां से लेके 1 सेंटीमीटर क्या हुआ, यहां ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, ये देखो ये कर दिया 1 सेंटीमीटर ड्रॉ। अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये ले बेटा ज्वाइन कर दिया, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये ले, ठीक ठीक ज्वाइन कर दिया। अब 1 सेंटीमीटर तो इसका यहां पे आ रहा है, ये यहां से ले यहां तक की दूरी 1, यहां से लेके यहां तक की दूरी 1, ठीक है ना, क्योंकि 1 चाहिए थी ऐसे में 1 चाहिए थी, ऐसे में 1 चाहिए थी। अब मैंने बोल दिया यहां से जो लाइन मिल रही है, यहां से यहां तक की जो लाइन मिल रही है वो ही आपकी √2 है बेटा, है ना, जैसे कि इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने देखा अब ये ट्राइंगल तो बन गया, अब मेरे को पता चला ट्राइंगल तो बन गया, मैंने इसको यहां पे रखा, ये वाले कॉर्नर को मैंने यहां पे पुट किया। अब यहां से बात कर रहा हूं, यहां से अगर मैं बात करने गया, बस इसकी लंबाई नाप के, अगर ये लंबाई की बात करी, अगर आपने लंबाई ले ली, यही लंबाई काट के आप नीचे लिख दोगे यहां पे, ये आपने वो लंबाई की बात करी, ये लंबाई मैंने बना दी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, √2 है। नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट करना था, ये नंबर आपका √2 है। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कि उसने बोला √5 को प्लॉट करना है, √5 को प्लॉट करना था, आपको क्या पता चला, √5 अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे √5 का क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा, और ये आपका बना जाएगा। और √4 को मैं क्या बोलता हूँ, 2 बोलता हूँ। जैसे एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये लो, एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लेके आया रूलर लेके आ जाओ, जैसे मैं रूलर लेके आया, कहाँ गया डिसिप्लिन टूल, मैथ्स, अपना कंपास, है ना। अब क्या बोल रहा है, नीचे वाली साइड कितनी होनी चाहिए भैया आपके पास, नीचे वाली साइड कितनी होनी चाहिए आपके पास, 2 होनी चाहिए। अरे नीचे वाली साइड कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ये मैंने 2 यहां से ड्रॉ कर दी, ठीक, नीचे वाली मैंने 2 ड्रॉ कर दी, है ना, 2 ड्रॉ कर दी, क्योंकि ये आपका 0, ये आपका 1 और यहाँ पे आ गया 2, क्योंकि नीचे वाली आपकी 2 चाहिए, ऊपर वाली 1 चाहिए, है ना, ऊपर वाली 1 चाहिए। तो रूलर लेके आओ वापस, है ना, इसको थोड़ा खड़ा कर दिया, ऊपर वाली तो 1 चाहिए आपको 90 डिग्री, हाँ ऊपर वाली 1 चाहिए आपको, ये लो बेटा ऊपर वाली 1 बना दो, ऊपर वाली 1 बना दो, ये ऊपर 1 बना दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब मैंने बोला क्या, आपके पास अब यहां से बात कर रहे हैं, इसको अपन ने क्या बना दी, 1 सेंटीमीटर बना दी। अब यहां से लेकर कंपास से आपको मिलाना कहां से, यहां से चालू करना, यहां से, और यहां से लेकर ये देखना ये दूरी कितनी है, यहां पे आ रही है, यहां पे, इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद आप यहां से आके इसको अगर ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, यहां से ऐसे ज्वाइन करोगे, यहां पे ऐसा, ये बन जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका √5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना था, ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, ये तो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बताया, आगे बढ़ा। अब क्या बोल रहा है, ये वही चीजें ये आप होमवर्क में करके आना, ट्रू और फॉल्स, एवरी रेशनल नंबर कैसे है, रेशनल नंबर वगैरह है कि नहीं, ये होमवर्क में करना। सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं क्या, ये देखना, ये सब ट्रू फॉल्स में देख के आना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीजें, यहां पे क्वेश्चन आता है, एक बार आप समझ के चलना मैंने क्या बोला। देखो ज्यादा डिटेल में नहीं, एक ओवरव्यू बता रहा हूं, आप ओवरव्यू में वीडियो को पॉज करके सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने बोल दी ऐसे डेसिमल जो एक समय के बाद वैल्यू खत्म हो जाती है, अपन उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ऐसे डेसिमल जिसकी वैल्यू एक समय के बाद खत्म हो जाती है उसको अपन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। एक समय के बाद जिसकी वैल्यू खत्म नहीं होती उसको अपन नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और रिकरिंग या रिपीटिंग का मतलब अगर एक ही वैल्यू रिपीट होने लगे तो उसको रिपीटिंग बोलेंगे, रिपीट ना हो तो अपन नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। अब समझो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल में, क्या जिसकी डेसिमल के बाद वैल्यू खत्म हो जाए, 0.5 डेसिमल के बाद खत्म हो गई, ये वैल्यू खत्म हो गई, ये वैल्यू खत्म हो गई डेसिमल के बाद, इसलिए मैंने टर्मिनेटिंग बोल दिया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 2.463 और डॉट 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 डॉट, कभी खत्म नहीं हुई वैल्यू, इसलिए अपन इसको बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ आपका रिपीटिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग का मतलब क्या है ये समझो। अब ये वैल्यू खत्म तो नहीं हो रही, लेकिन देखो एक वैल्यू रिपीट होना चालू हो गई, ये वैल्यू खत्म तो नहीं हो रही, एक वैल्यू रिपीट होना चालू हो गई, ये एक वैल्यू खत्म तो नहीं हो रही लेकिन रिपीट होना चालू हो गई, ये वैल्यू खत्म तो नहीं हो रही लेकिन आपकी वैल्यू रिपीट होना चालू हो गई, ये देखो। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, नहीं खत्म हुई तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो गई तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नहीं खत्म हुई तो नॉन रिपीटिंग,
रिपीट होना चालू हो, नहीं खत्म हुई तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट होना चालू हो गई तो क्या बोलेंगे अपन उसको, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग कोई दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं रिकरिंग, क्या बोलते हैं, रिकरिंग, ठीक है ना। तो ऐसा ही ये देखो, अब यहां पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग, कोई रिपीट नहीं हो रहा था, मैंने नॉन रिपीटिंग, देखो ये क्या, ये वैल्यू आपकी आगे चलती जाती है, मैंने क्या बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रही, ठीक है। आगे आ जाओ, अब ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है आपके पास, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। जैसे आप 36/100 को अगर आप सॉल्व करके देखोगे, 36/100 को आप सॉल्व करके देखोगे, मैंने लिख दिया 36, यहां मैंने लिख दिया 100, मैंने लगा दिया 0 पॉइंट, मैंने लगा दिया 0, मैंने लिख दिया 3, कितना हो जाएगा 300, साथ में कितना जाएगा 60 जाएगा, फिर मैंने क्या लगाया 60 था, एक 0 और लगा दिया, तो कितना आएगा 0.36, 6 टाइम में 600 आता है। तो यहां से मैंने क्या बोला, आप 36/100 को बेटा क्या लिख सकते हो, 0.36, और यहां पे आपने क्या देखा, इसकी डेसिमल के बाद वैल्यू खत्म हो गई है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको मैंने क्या बोल दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोल दिया बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि आप अगला देखो, एक बार इसको देख लो, इसको आपने सॉल्व किया, कितना हो जाएगा, 8 4 32 प्लस 1 33, 33/8। आप इसको सॉल्व करके देखो, मैंने लिखा 33/8, 8 4 जा कितना होता है बेटा, 32 होता है, बचा कितना 1, पॉइंट लगाया, 0 किया, 8 1 जा कितना होता है 8, बचा कितना 2, फिर मैंने 0 लगाया, 8 2 जो होता बेटा 16, मैंने 16 लिख दिया, फिर बचा 4, फिर मैंने कितना करे 0 लगा दिया, है ना, और ये लगा दिया 5। तो देखो 4125, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक वैल्यू के बाद खत्म हो गया और नीचे 0 आ गया, खत्म ही नहीं होती जाती तो अपन उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। जैसे 1/11 खत्म ही नहीं होगी, आप करके देखते जाओ, खत्म ही नहीं होगी, ऐसे ही आप सारे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर में आपके नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी जो वैल्यू खत्म हो जाए वो, और जो खत्म नहीं हो रही और रिपीट होना चालू हो जाए वो वाले पूरे नंबर आते हैं रेशनल नंबर के अंदर। जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू खत्म हो जाए वो वाली वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू खत्म नहीं हो रही लेकिन रिपीट होना चालू हो रही वो वाली रेशनल के अंदर आएगी, और बाकी सारी वैल्यू किसके अंदर आएगी, नॉन, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग वाले में, नॉन रिपीटिंग वाले में, इरेशनल में आएगी। ये गए। अब इसने बोला कौन सा नंबर आपका रेशनल है, कौन सा नंबर आपका इरेशनल है, कौन सा नंबर आपका रेशनल है, कौन सा नंबर आपका इरेशनल, आपको ये बताना है। देखो रूट के अंदर एक बात सुनो, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आ जाए वो सारी क्या कहलाएगी, वो सारी इरेशनल कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, इरेशनल कहलाएगी, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। मैंने क्या बोला, √2, √3, √7, √11 ये सारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। लेकिन √4, √16, √25 ये आप रूट के बाहर निकल जाते हैं, मतलब 2 हो गया, ये बाहर निकल के 4 हो जाएगा, ये बाहर निकल के 5 हो जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के जो भी नंबर आपके रूट के अंदर आएंगे अपन उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ये देखो, ये रूट के बाहर इसको नहीं निकाल सकते इसलिए मैंने बोल दिया इरेशनल नंबर। ये रूट के बाहर निकल जाए किसका होता है, 25 का होता है। अगर नहीं समझ में आता 225, 25 6 25 होता है। जैसे 25 बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा आपको तो क्या किया, 225 लिखा, 5 से किया, 5 4 या 20, बचा कितना 2, 5 5 या 25, मैंने कर दिया 5 से करा, 5 9 या 45, फिर मैंने किया 3 से, 3 3 से 9, 3 1 या 3, कितना है। अब देखो, अब यहाँ 5 × 5 3 × 3 लिखते हैं, है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 5 × 3 × 3 लिख सकता हूँ। तो एक बार एक 5 बाहर, एक बार एक 3 बाहर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसलिए मैंने बोल दिया ये वाला नंबर आपका कैसा, रेशनल नंबर। वैल्यू डेसिमल के बाद खत्म हो गई, रेशनल नंबर। वैल्यू डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो, कोई रिपीट हो रही क्या, 47847 रिपीट हो रही, तो मैंने बोल दिया रेशनल नंबर। वैल्यू देखो खत्म नहीं हो रही, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, कहीं की ऐसी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो मैंने क्या बोल दिया, इरेशनल नंबर। मैंने वही तो बोला था, जो वैल्यू रिपीट ना हो, साथ में जो कोई वैल्यू रिपीट ना हो, खत्म ना हो, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जो खत्म हो जाए और रिपीट हो जाए अपन उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन देखो, अब जैसे कि ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। आपको क्या करना है, जब भी क्या बोल रहा है आपको इस नंबर को बताना है, ये ऐसा लिखा है, इसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, कहीं के क्वेश्चन आ जाए आप एक बार कैच करना क्या बोल रहा है। जब भी क्वेश्चन आ जाए आप लेट करके चलना, लेट करके चलना। लेट मानना क्या, 0.3333, इसको मैंने क्या मान ली, x मान लिया।
0.33333333 चलता जा रहा। तो मैंने बोला कहां से रिपीट होना चालू हुआ, ये आपका रिपीट होना चालू यहां से हुआ, तो मैंने कर दिया 0.3 को मैंने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। अब मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अब मेरी बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए इस टाइप के कि आपको 0.3 आपको रैशनल नंबर है, आपको P/Q के फॉर्म में लिखना, ऐसे जब भी आ जाए एक ही काम करना जो आपको बता रहा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझो। आपने बोला 0.3 आपके चल रहा था, सभी क्वेश्चन में एक ही चीज करना है कि 0.3 चल रहा था, मैंने क्या बोला, और अच्छे देखो जो चीज बोल के रखी आपने उसको लेट मान लिया कि 0.3333, इसको मैंने मान लिया x। कोई भी नंबर दे दे आप क्या करना, मल्टीप्लाई, अगर सिंगल डिजिट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, 2 डिजिट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करना। मैंने बोल दिया मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 0.333 बराबर कितना 10x। इसको सॉल्व करो कितना जाएगा 3.333 ऐसा जाएगा, साथ में 10x आ जाएगा। अब बस मैंने क्या किया, इसको 3 कर दिया, प्लस कर दिया, 0.33 लिख दिया, 3 के साथ में प्लस करके लिख दिया। तो मुझे बताओ ये वाली पूरी वैल्यू मैंने किसके बराबर मानी, x के बराबर मानी, तो मैंने लिख दिया 3 + x इसके बराबर भैया आपके पास 10x के बराबर। तो ये कितना जाएगा 3 बराबर कितना जाएगा 9x आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3/9 आ जाएगी, और यहां से 1/3 आ जाएगी, और यही आपकी वैल्यू आ गई P/Q के फॉर्म में। आपसे जब भी बोल दिया आप इसको P/Q के फॉर्म में आप अरेंज करके दे, तो आपको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना, जो वैल्यू मानी उसकी वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को याद कर लो, ठीक है। ये होमवर्क में करके लाना, 2 डिजिट आई आप 100 से मल्टीप्लाई करना भाई, 100 से आ जाओ। ये क्वेश्चन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP। क्या बोल रहा है, इसको इसमें प्लस करना है, दोनों को ऐड करना। मैंने बोला 2√2 + 5√3 को प्लस करना किसमें, √2 - 3√3 में प्लस करना है। अब मैंने बोला √2 का प्लस √2 के अंदर होगा, इन दोनों का √2 था तो √2 मैंने लिख दिया, 2 + 1 कितना 3। अब ये था प्लस √3 था, दोनों में √3 था, √3 तो लिख ही दो, 5 - 3 कितना होता है 2 होता है। मतलब रूट वाले को आप अलग से लिख दो, रूट के अंदर कुछ नहीं होगा, रूट के आगे क्या लिखा है प्लस माइनस उसका होगा, रूट के आगे 2 था प्लस माइनस उसका हुआ। एक और देखो, इसमें मल्टीप्लाई करना 6√5 करना है, मल्टीप्लाई करना 2√5, मल्टीप्लाई जाता तब अपन क्या करते, रूट वाले का मल्टीप्लाई रूट में, बिना रूट वाले का बिना रूट में, तो 6 × 2 कर दिया, और रूट वाले का मल्टीप्लाई रूट में कर दिया। कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये कितना जाएगा √5 एक बार बाहर निकल जाएगा, ये आ गया 5, ये आ गया 12 × 5 = 60, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब ये बोल रहा भैया इसको डिवाइड करना, डिवाइड करने का 8√15 लिखा, अपॉन में आपके पास लिखा 2√3, तो मैंने बोला कि रूट वाले का डिवाइड रूट के अंदर करना, बिना रूट वाले का डिवाइड बिना रूट वाले के साथ करना। तो कितना जाएगा 2 4 8, और ये आ गया 3 5 या 15, आंसर कितना आ गया 4√5। रूट वाले का मल्टीप्लाई डिवाइड रूट वाले के साथ, बिना रूट वाले का मल्टीप्लाई डिवाइड बिना वाले रूट वाले के साथ। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब ये सारे क्वेश्चन दिए, इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना कैसे, एक करके बता दो, पूरे आप करना। जैसे कि ये लिखा आपका 5 + √7 लिखा है, और साथ में आपके पास कितना लिखा 2 + √5 लिखा है। इसका मतलब क्या है, इस 5 का मल्टीप्लाई पहले 2 में, फिर इस 5 का √5 में। तो 5 का पहले किस में किया 2 में, 5 का मल्टीप्लाई किया 2 में, साइन आया प्लस का, 5 का मल्टीप्लाई किया √5 में, ठीक है ना, प्लस का साइन आया। अब 7 का 2 में और 7 का √5 में, मैंने 7 का मल्टीप्लाई किस में बेटा 2 में, और 7 का मल्टीप्लाई किस में आपका √7 का मल्टीप्लाई किस में करना √5 में। 5 × 2 = 10, कितना जाए +5 √5, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, ये भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों रूट में, कितना जाएगा √35 आ जाएगा, और ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। आंसर इतना याद रखना, रूट का मल्टीप्लाई रूट का प्लस माइनस रूट के साथ, और नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस में आप सामने की वैल्यू देखोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे डिवाइड भी कर दोगे। जैसे बाप मल्टीप्लाई था तो मैंने 7 × 5 कर दिया, प्लस माइनस वाले में अपन ऐसा नहीं कर पाते, प्लस माइनस वाले में कॉमन जो देता है वो लिखते, सामने वाले का अपन वैल्यू लिख देते हैं। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट रैशनलाइज का मतलब। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। डिनोमिनेटर में √2 था, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो उसका आंसर कितना आ गया 2√2/2, ये आपका हो गया आंसर। रैशनलाइज का मतलब ही क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर में जो भी है उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बस। इसका अब देखो, 2 वैल्यू देके रखी हो, सिर्फ साइन चेंज कर देना, 2 वैल्यू रखी तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, यहाँ पर ऐसा लिखा है, आप इसको सॉल्व कर लेना आगे। √3 - √5 था,
और ये आपके पास कितना था, √3 प्लस √5 था। इसको तो अपन सॉल्व कर ही लेंगे इसको सॉल्व। कितना हो जाएगा 5√3 प्लस कितना जाएगा 5√5 अपॉन में कितना बचेगा 3 - 5। सॉल्व करके देखना 3 - 5 ही बचेगा, ठीक है ना। a² - b²। थोड़ी देर बाद में आपको प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा ये वाली, a - b a + b किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर, थोड़ी देर से पढ़ाऊंगा। तो वही करके मैंने इसको सॉल्व किया। तो कितना जाएगा आपके पास 5√3 प्लस में 5√5 अपॉन में कितना -2। यह क्या हो गया इसका आंसर। रेशनलाइज का मतलब जो भी आपका डिनोमिनेटर दिया उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना बस। दो वैल्यू देख रहे तो साइन चेंज कर देना, सिंगल वैल्यू हो तो वही लिख देना, ठीक। अब एक्सपोनेंट लो, ये तो आपके क्लास 10th में भी भरे भरा यूज होंगे, क्लास 10th में भी सेम टू सेम ऐसे यूज होंगे। ये आपको रटे होना चाहिए बस। अब ये आपको रटे होना चाहिए, पहले आप देख लो और जब भी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा बस आप इसमें गो थ्रू कर लेना कैसे किए ये देख लेना। ये वाले सारे फॉर्म की बात कर रहा हूं, ये ऐसे करना था एग्जांपल। ये वाला चार्ट आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नोट डाउन कर लेने कॉपी में। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि आप कॉपी में इसको आराम से देख के समझ के आप इसको लिख सको, ठीक है। अब जैसे वो कॉपी उठा जहां पे आपने लिखा था, ये लिखा भैया 64 की पावर लिखा 1/2 लिखा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 64 मैंने लिख दिया, ये 8 की पावर 2 लिख दिया, इसकी होल पावर मैंने 1/2 कर दिया। मैंने कर दिया 8 की पावर 2 × 1/2 कर दिया, 2 से 2 कट गया, 8 की पावर 1 मतलब 8 बचा। अब बहुत से अच्छे सोच गए क्या कर गए भैया, आपके एक प्रॉपर्टी देखना, a की पावर m की होल पावर जब भी n होती है तो उसको अपन बोलते हैं a की पावर m × n। तो मैंने वही तो किया, 1 की पावर की होल पावर कुछ और था तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, इसकी होल पावर 1/5 लिख सकता हूं। इसको आगे सॉल्व करने के क्या करूंगा 2 की पावर 5 × 1/5 करूंगा, और यहां से 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 1 मतलब आंसर कितना आ गया बेटा 2 आ गया। इसको देखो, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा 5 की पावर 3 लिख सकता हूं, होल पावर 1/3 दे के रखा, 5 की पावर 1 ये आंसर हो गया, 5 इसका आंसर हो गया। बस आपको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट याद होना चाहिए, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको याद है तो आप आराम से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ो। अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आना सारे। ये वाला बता देता हूं, ये माइनस वाला आपसे नहीं बनाता हूं। 5 की पावर 3 थी, उसकी होल पावर कितनी थी -1/3। मैंने कर दिया 5 की पावर 3 × में कितना कर दिया -1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर -1, ये आंसर हो गया। और अगर और नीचे लिखना चाहते हो इसको लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, ये भी आप आंसर बोल सकते हो, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी पढ़ के आओगे a की पावर -1 कितना होता है 1/a के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये वाले होमवर्क में करके लाना सारे की सारे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करो जिसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर की जिसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी आपका जो भी पुराना चैप्टर था ना, आपको उसमें क्या करना है, पूरे नोट्स वगैरह बनाना है, सारी चीज अच्छे से करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आके देखना, सब चीज देख लेना, क्वेश्चन कैसे करना देख लेना, कोई रिवीजन था, क्योंकि एक दो चीजें शायद छूटी भी हो तो एडजस्ट करना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी मैं आपको कवर करा रहा हूं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सारे टर्म पता होना चाहिए। जब मैंने लिख दिया 2x² लिख दिया, 2x³ लिख दिया, प्लस 3y लिख दिया, बराबर में 19 लिख दिया। अब मेरी बात सुनना सभी ध्यान से, जो भी x y z के सामने जो भी चीजें लिखी होती है अपन उसको बोलते हैं बेटा कोएफिशिएंट। जो भी आपके x y z जो भी होते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। और जो व्यक्ति सिंगल पड़ा रहता है अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल पड़ा रहता है। आप इसको और इधर लिख लो, इक्वल टू का साइन मत लगाओ, डायरेक्ट इधर लिख लो। जो व्यक्ति आपका सिंगल पड़ा रहता है, जो व्यक्ति आपका सिंगल पड़ा रहता है अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जो भी आपकी एक्स वाई जेड जो भी नंबर होते हैं आप उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जो उनके सामने लगे होते हैं उसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट, और जो अकेली टर्म पड़ी रहती है अपन उसको बोलते हैं कांस्टेंट। बस तीन चीज याद रखना है। अब मेरी बात समझो, पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते, आप पहले समझो। ये समझो कौन से नहीं होते तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओ कौन से हैं। मेन बात कर रहा हूं पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में कभी भी एक्स की पावर या जो भी आपकी वेरिएबल बोल रहा हूं, जो भी आपका वेरिएबल इसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऐसी नहीं हो सकती। जो भी वेरिएबल आपका ऐसा अपॉन में नहीं हो सकता, जो भी वेरिएबल आपका ऐसा रूट के अंदर नहीं हो सकता। इसके अलावा जो भी आपको दिख जाए आप बोल देना, इनके अलावा जो भी आप दिख जाए उनको आप बोल देना पॉलिनोमियल है। चेक करके देखो, देखो नॉन पॉलिनोमियल पावर माइनस में नहीं हो सकती, पॉलिनोमियल नहीं है। पावर अपॉन मतलब आपके अपॉन में वेरिएबल नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल नहीं है।
वेरिएबल रूट में नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल नहीं है। साथ में एक चीज और याद रखना, जब भी आपका वेरिएबल ऐसे अपॉन की पावर में नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, यहां पे अपॉन की पावर में था, पॉलिनोमियल नहीं है। आप ये देखो, ये था, है पॉलिनोमियल, है पॉलिनोमियल, है। क्यों पता चला? क्योंकि ये वाली कंडीशन कोई भी आ ही नहीं रही। इधर देखो, यहां से कोई भी कंडीशन नहीं आ रही, पॉलिनोमियल है। देखो, माइनस वाली वैल्यू कभी नहीं हो सकती पॉलिनोमियल, रूट वाली कभी नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर वाली कभी नहीं हो सकती। तो ये था पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल के बीच में डिफरेंस। अब पॉलिनोमियल का टाइप सुनना। पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं 3 प्रकार के, बेस्ड ऑन टर्म के बेसिस पे 3 प्रकार के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप आपके 3 प्रकार के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म, जहां पे देखो केवल एक ही टर्म है। बाई का मतलब 2 टर्म, देखो यहां पे 2 टर्म है। मैंने बोल दिया ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब बेटा जहां पे 3 टर्म हो, देखो 3 टर्म है। और पॉलिनोमियल मतलब जहां पे बहुत सारी टर्म हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी। मोनोमियल जहां पे एक टर्म है, बाइनोमियल जहां पे 2 टर्म है, ट्राइनोमियल वहां पे जहां पे 3 टर्म हो, मतलब 2 प्लस के या माइनस के साइन लगे हो। आपको देखा प्लस माइनस के बाद आपकी प्लस माइनस के साइन में 3 टर्म है, प्लस माइनस साथ में 2 टर्म है, सिंगल टर्म है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। उसके बाद आता सबसे मेन इंपॉर्टेंट की जो बात कर रहा हूं वो आपके होते हैं पॉलिनोमियल के एक और टाइप होते हैं डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं आपके, एक आपका होता है लीनियर, एक आपका लीनियर, एक आपका होता है क्वाड्रेटिक और एक आपका होता है बेटा क्यूबिक, एक आपका होता है क्यूबिक। लीनियर का मतलब क्या होता है, जहां एक्स की सबसे ज्यादा पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक मतलब एक्स की सबसे ज्यादा पावर 2 हो। क्यूबिक मतलब एक्स की सबसे ज्यादा पावर 3 हो। इसका जनरल फॉर्म पता क्या होता है, जैसे लिखा, एग्जांपल लिख दे रहा हूं, 3x ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने बोल दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि आप देखो x की सबसे ज्यादा पावर 1 है, x की सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब जहां पे x की सबसे ज्यादा पावर आपकी 3 हो, अपन उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। x की सबसे ज्यादा पावर ढूंढनी बस, जहां x की सबसे ज्यादा पावर 1 लीनियर, जहां पावर 2 क्वाड्रेटिक, जहां पावर 3 दिख गई आपने उसको क्यूबिक बोल दिया। बस ये कैच करो कि x की सबसे ज्यादा पावर कितनी है, बस आ जाओ। ये सब मैंने अच्छे से लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि आपके पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर की बात कर रहा है एक्स की, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, उसको डिग्री बोलते हैं, डिग्री। मैंने बोली यहां पे इधर आओ, यहां पे अपन ने बोला ये आपका डिग्री था, डिग्री हाईएस्ट पावर। डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की उसको अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक, डिग्री बोलते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है, मुझे डिग्री बतानी, हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, देखो 4 और 5 में हाईएस्ट कौन सी, 5 है, तो इसकी डिग्री बेटा 5। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 8 है, इसकी डिग्री 8। इसमें डिग्री कुछ भी नहीं है, मैंने बोला इसकी हाईएस्ट डिग्री 0, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कौन से आपके पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब केवल आपकी एक्स वाई जेड में से कोई एक ही आना चाहिए, कोई एक ही चीज आनी चाहिए, ए बी सी डी ई कुछ में से भी एक ही आना चाहिए। आप देखो यहां पे केवल एक ही वेरिएबल आ रहा है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। यहां पे एक ही वाई आ रहा है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है। और ये तो आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि √2 लिखा था। अब मैंने बोला ये आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये वाला देखो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल आ गए। ये तो अपॉन का कारण नहीं है, ये रूट का कारण नहीं है, यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए इसलिए नहीं है। केवल आपके ये दोनों है जो पॉलिनोमियल इन आपके वन वेरिएबल है। ये वन वेरिएबल पूछा, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल केवल आपके ये 2 है। और जो रीजन मैंने मुंह से बोला आपको ये रीजन लिख के आना पड़ेगा, जो रीजन मैंने मुंह से बोला ये रीजन लिख के आना पड़ेगा। आगे बढ़ो, अब क्या हो रहा है, मुझे कोएफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। कोएफिशिएंट का मतलब जो उसके सामने चिपकी चिपकाई जो वैल्यू लिखी हो। एक्स स्क्वायर की चिपकी चिपकाई वैल्यू यहाँ 1 थी, इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। यहाँ एक्स स्क्वायर चिपकी वैल्यू कितनी थी -1, तो -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की चिपकी वैल्यू कितनी थी π/2, तो π/2। एक्स स्क्वायर की बताई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं था मतलब 0, कुछ भी नहीं था मतलब 0। एक्स स्क्वायर था ही नहीं, कुछ 0, एक्स स्क्वायर था ही नहीं तो 0, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब क्या हो रहा है कि एग्जांपल देना मुझे बाइनोमियल का, एक बाइनोमियल का डिग्री 35 का और मोनोमियल का डिग्री 30 का। अब बाइनोमियल मतलब जहां पे 2 टर्म हो, मैंने लिख दिया x प्लस 35, x प्लस मैंने सपोज x प्लस 40 लिख दिया। बाइनोमियल ये 2 टर्म हो गई, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, मैंने लगा दिया 35, ये हो गया इसका आंसर। मोनोमियल होनी चाहिए डिग्री कितनी 100, मोनोमियल मतलब एक टर्म, इसकी पावर कितनी मैंने 100 लगा दी। आप जो एग्जांपल लिखना चाहे आप वो लिख दो, मैंने ये लिखा, आप ये लिख सकते हो, 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 जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हो। बस मैंने एक एग्जांपल बताया कैसे करके आप लिख सकते हो। आगे बढ़ो,
आपको बताना कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक। एक से सबसे ज्यादा पावर एक तो लीनियर, एक से सबसे ज्यादा पावर या डिग्री अपनी दो तो आपको क्वाड्रेटिक, एक से सबसे पावर तीन मतलब अपन क्यूबिक बोल देंगे। एक से सबसे ज्यादा पावर दो था तो मैंने बोल दिया बेटा लीनियर है, एक से सबसे ज्यादा पावर तीन है मैंने बोल दिया बेटा क्यूबिक है, बाई की सबसे ज्यादा पावर दो मतलब मैंने बोल दिया बेटा क्वाड्रेटिक है, एक्स की सबसे ज्यादा पावर कितनी यहाँ पे वन है मतलब ये लीनियर है। समझ आएगा लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कैसे बताया मैंने। पावर वन तो लीनियर, पावर टू तो क्वाड्रेटिक, पावर तीन तो क्यूबिक। आगे बढ़ो। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये आपको क्लास 10th में अच्छे से समझ में आएगी ये चीजें, बस अभी आप समझ लो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है वो जीरो होता है। मतलब सीधा सिंपल आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पेपर में नहीं आएगा, ये तो मैंने अलग से बताया कि आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है। जहां पे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जीरो हो जाए या पूरा कंप्लीट डिवाइड कर दे उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। सर कैसे, एक मिनट को बता रहा हूं कैसे कैसे। अब देखो क्या बोल रहा है, मुझे वैल्यू फाइंड करना है हर एक पॉलिनोमियल की नीचे दिए गए पॉलिनोमियल पे। तो मैंने बोली ये आपके पास पॉलिनोमियल देके रखा है x इक्वल टू 1, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। x अगर बने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी। अगर पॉलिनोमियल आपके पास इतना लिखा है, ये लिखा आपके पास पॉलिनोमियल इतना, तो इसका एक जीरो उसने पता क्या देके रखा, ऑलरेडी आपके पास 1 देके रखा। मतलब x की वैल्यू 1 रखना था, जहां जहां x आ रहा वहां 1 रख दो। 5 हो गया 1 का स्क्वायर, -3 हो गया 1, क्या आ गया आपको +7, कितना हो जाएगा 5 - 3 +7, 5 - 3 कितना 2 +7, ये कितना हो जाएगा 9। तो आपको ऐसे करके वैल्यू निकालनी है, जो भी वो बोल दे पॉलिनोमियल देगा उसमें 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू पुट करने को दे दे आप वो वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला देखो, टी की जगह ए रखना था, टी की जगह ए रखना था, मैंने कर दिया 4 a की पावर 4 +5 a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 +6। इसके आगे आप इसको लिख ही नहीं सकते, यही क्या हो गया आपके पास आंसर हो गया। आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते, आगे आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो सॉल्व नहीं कर सकते तो वही आपका आंसर हो गया, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और क्या बोल रहा है आपसे, अपने को चेक करना है कि ये वाला और ये वाला आपका जीरो है कि नहीं। अब भी मैंने आपसे बोला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो अब आपको यहां पे बताने की जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब इतना है, क्या वो टर्म पूरी जीरो बना देगा तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, टर्म जीरो नहीं बना पा रहा जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना। मैंने बोला पहले -2 चेक किया, आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया था, पॉलिनोमियल कितना देके रखा था, पॉलिनोमियल देके रखा था x + 2 देके रखा था। एक बार आपको x की वैल्यू कितनी चेक करनी है, -2 चेक करनी है, एक बार x की वैल्यू आपके पास 2 चेक करनी है। तो p की वैल्यू पहले -2 चेक करने का कितना हो जाएगा, -2 + 2, ये आ गया आपका 0, ये आपका आ गया 0। और यहां पे जा p की वैल्यू आप एक बार 2 रख के चेक करो कितना जाएगा, 2 + 2 मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो मैंने बोला जीरो पॉलिनोमियल कब कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल आपका कब कहलाता है, जीरोस कब कहलाते हैं, जब वो कंप्लीट आंसर जीरो दे दे। जब वो कंप्लीट आंसर आपका जीरो दे देगा तब आप क्या बोल दोगे वो जीरो है। कंप्लीट आंसर जीरो दे दे तब आप क्या बोल दोगे वो जीरो पॉलिनोमियल है। अब आप देखो कंप्लीट आंसर यहां पे जीरो दे रहा, मतलब आपका x = -2, x = -2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और यहां पे आप क्या लिख दोगे, नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कंप्लीट जीरो कर दे तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ना कर पाएगा नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आगे बढ़ो। अब इसको चेक करना था, इसके जीरो फाइंड करना था, फाइंड ही नहीं करना। फाइंड जब भी करने को जाओ तो आप पॉलिनोमियल की वैल्यू आप जीरो के बराबर रख दो, दिया हो तो ठीक है, दिया होगा तो अपन जीरो चेक करेंगे, नहीं दिया तो जीरो के बराबर रख के वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। आपके पास क्या दिया, 2x + 1 दिया बराबर 0। यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 उधर जाके -1, x की वैल्यू आ गई -1/2, मतलब ये आपका क्या आ गया भैया, ये आपका 0 आ गया। आगे बढ़ो। सेम क्या बोल रहा, बताना कि x + 2 आपका फैक्टर है क्या इसका और इसका। जीरो और फैक्टर में कोई अंतर नहीं है, आपके जीरो और फैक्टर में आपको कोई अंतर नहीं है। फैक्टर है कि नहीं मतलब आंसर जीरो आ गया तो फैक्टर है, जीरो चेक करने में अपन क्या करते हैं, आंसर जीरो आ गया तो वो जीरो है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्लास के अंदर मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है फैक्टर में और जीरोस में। फैक्टर का मतलब भी वही है, वैल्यू पुट करो आंसर जीरो आ गया तो आपका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। जैसे आपके पास x + 2 रखा था बराबर कितना, जीरो पुट करो, x की वैल्यू यहां से -2 रखी और -2 उठा के आप एक बार इसमें रखो, कितना आएगा -2 का होल क्यूब +3 -2 का होल स्क्वायर +5, यह जाएगा -2 +6 कितना जाएगा -8, ये कितना जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा प्लस ये 6 आ जाएगा। ये -2 था ना, 5 - 10 -10 आ गई, -10 आएगा, ये -2 था, ये -10 आ जाएगा। ठीक है ना। 18
देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, -8 3, ये प्लस में जाएगा 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, वही तो बोलो 6 कहां से लिख दिया, 4 3 जा 12, यह जाएगा प्लस में आपका 12, ठीक है ना। तो 8 ये और ये और ये 5 टू 10 -10 + 6, आपने इसको कट किया आंसर कितना आएगा, कट किया आंसर कितना है सॉल्व करके, अगर मैं बताऊंगा जैसे कट ना करूं, आप ऐसे डायरेक्ट कट नहीं कर पाओ तो आप ये कर लो, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया -18, 12 और 6 को सॉल्व कर लो +18, और ये कितना हो गया 0, और ये 0 आ गया तो मैंने बोल दिया यस यस इट इज अ फैक्टर, इट इज अ फैक्टर। अब एक बार वही x की वैल्यू -2 यहां पे भी चेक करनी है, 2 ये हो गई -2 + 4, कितना जाएगा -4 + 4 0, तो मैं बोल दूंगा यस इट इज अ फैक्टर। फैक्टर में जो भी वैल्यू दिया आप उसको रख के चेक करो क्या 0 आ रही, क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, बस उसकी वैल्यू पुट करना है, 0 आ गई तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। फैक्टर में भी सेम फंडा है, एक ही चीज है जो हर जगह अपन अप्लाई कर रहे हैं, एक ही चीज जो हर जगह अपन अप्लाई कर रहे हैं, बस अप्लाई करने की बात है। अब क्या बोल रहा है, ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर x-1 फैक्टर है, x-1 फैक्टर तो इसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू कितनी जाएगी 1 आ जाएगी। अब ये वैल्यू की बात कर रहा हूं, ऑलरेडी फैक्टर देके रखा हूं, क्या बोल रहा है इसकी वैल्यू उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया, अगर फैक्टर है तो उसने बोल दिया इसकी ऑलरेडी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, तो x की वैल्यू 1 रख के देखो, 4 1 का क्यूब +3 यहां से 1 का स्क्वायर -4 ये 1 ये प्लस के बराबर 0, कितना जाएगा 4 + 3 -4 + के बराबर 0, ये कट गया, के की वैल्यू -3 आ गई, और ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन में उसने बोल के रखा कि ऑलरेडी फैक्टर है, अभी अपन यहां पे क्या कर रहे थे, वो फैक्टर है कि नहीं चेक कर रहे थे, आंसर क्या पूरे का आंसर 0 के बराबर आ रहा है क्या, तो मैंने बोल दिया इस पूरे का आंसर बराबर 0 आ रहा है, ये मैंने बोल दिया। लेकिन यहां पे बोल दिया ऑलरेडी इस ये = 0 दे के रखा है, फिर आपको बताने के की वैल्यू कितनी है, ये आपको बतानी है, ऑलरेडी दे के रखा था। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ आइडेंटिटीज आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये आपकी बहुत अच्छे से यूज होगी। पहले आप इसको पॉज करो, मैं साइड हट जा रहा, आप इसको पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में पहले इसको नोट डाउन करो, इतनी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन करो, ये याद होनी चाहिए, 10th 11th 12th में लगातार ये आइडेंटिटी यूज होगी आपकी। आ जाओ कैसे यूज होगी वो बता रहा हूं। जैसे क्या बोल रहा है, आपको बिना प्रोडक्ट करे आपको अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज को सॉल्व करना है, x + 3 + x+3, ये तो एक जैसे ही लिख दिया, ये तो आपका कितना जाएगा, ये माइनस कर लो, एक काम करो, मैंने बोला आपके पास x + 3 और आपको निकालना x - 3, देखो x सेम है प्लस है और -3, उसकी जगह बेटा आप ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा इसको, x प्लस ये आपको हो गया -3, वैल्यू कुछ भी हो मुझे क्या करना है घुमा फिरा के लिखना है, या तो माइनस प्लस का तो कोई फंडा ही नहीं है, एक काम करो आप ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, माइनस प्लस का तो कोई फंडा ही नहीं था, कोई फंडा ही नहीं था माइनस प्लस का, छोड़ो प्लस से सॉल्व करो, माइनस वाला फंडा ही नहीं था। एक काम करो x + 3 दिया था और यहाँ पे x + 3 दिया था, आपका ये कितना हो जाएगा, आप कर दो क्या x² कर दो प्लस a + b, मतलब 3 और 3 6 को प्लस कर दिया, 6 3 और 3 3 + 3, और यहाँ आप कर दिया x + a × b, मतलब 3 3 9, ऐसे करके आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो इसका आंसर कितना जाएगा आपके पास x² + 9x + 9। लेकिन क्या बोल रहा है वो, यहां पे ये भी ध्यान देना, ए और बी दोनों आपके अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, इसलिए आपके ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप फॉर्मूला इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये फॉर्मूला क्या बोलता है आपका, x² + a + bx, और साथ में आप क्या कर सकते हो, a और b कर सकते हो। तो मैंने बोल दी यहां पे मैंने x² लगाया, a की वैल्यू कितनी है आपके पास -3 है, b की वैल्यू कितनी है 5 है, x कर दिया प्लस -3 × 5 कर दिया, इसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि a और b दोनों अलग अलग है। कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, ये कितना आपके पास -3 + 5 मतलब +2x, और ये कितना जाएगा 5 3 15 -15, ये आपके पास हो गया आंसर। ये पहली आइडेंटिटी, इसमें नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्वेश्चन आगे बता रहा हूं, क्योंकि ये आपका बन जाएगा, अगर आप इसको अच्छे सॉल्व करने जाओगे आगे समझ में आएगा। आप इसको कर दोगे x + 3 का होल स्क्वायर, तब आप वो कितना होता है आपका a² प्लस आपका कितना होता है b² प्लस आपके पास a² प्लस 2ab प्लस b², ऐसी ये फॉर्म आइडेंटिटी बन जाती, इसलिए वो में ऐसा नहीं होगा, है ना। 9 को लिख दिया, आपको +6x करना, ये आपको ये वाला फॉर्मूला लगाते हुए ये फॉर्मूला लगाना, क्यों लगाना है, ऐसा कंपलसरी नियम नहीं है, कंपलसरी नियम नहीं है कि आप इसी फॉर्मूले से लगाओ, इसी आइडेंटिटी से। आप जब बड़े हो जाओगे लगातार सॉल्व करोगे तो आप ये वाली आइडेंटिटी छोड़ के आप ये वाली लगाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं ऐसा मत करना,
आगे बढ़ो। जैसे इसको सॉल्व करना है x+4 x+10, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये वाला सॉल्व करके बता दे रहा हूं, बाकी सब तो आप कर लोगे। इसको बता दे रहा हूं, a प्लस बी a माइनस बी, आप एक फॉर्मूला जानते हो क्या, a प्लस बी जानते हो और साथ में आप जानते हो a माइनस बी, एक आइडेंटिटी जानते हो, वो कितनी होती है a² माइनस बी स्क्वायर। यहां पे देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा y² का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा यहां से y की पावर 4 माइनस 9/4, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, a प्लस बी a माइनस बी सेम लगाना, कितना जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी के बेसिस पे क्वेश्चन है जो आपको कैच करना है, आइडेंटिटी के बेसिस पे क्वेश्चन था जो आपको कैच करना है, ये बहुत आसान होते हैं। थोड़ा सा था आइडेंटिटी के बेसिस, आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए डिटरमाइन करना है कुछ भी क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा चौड़ा, लेकिन एक ही बात है, जीरो आ रहा है कि नहीं इतना बोल रहा है, कि वो जीरो आ रहा है कि नहीं इतना बोल रहा है। फैक्टर थ्योरम यूज करनी है, ये फैक्टर है कि नहीं है भाई, ये बताना है। सीधा सिंपल जीरो आ रहा है कि नहीं ये चेक करना। ये वैल्यू देख रखी आप जानते हो, x+1 को जीरो के बराबर रख दो तो x की वैल्यू कितनी जाएगी -1 आ जाएगी। हर क्वेश्चन में सेम चीज करनी है, क्वेश्चन को घुमा के दे रहा है बस। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी -1, कितनी जाएगी बेटा 2, ये -1 का होल क्यों, प्लस ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, -2 ये हो गया -1, ये हो जाएगा कितना -2, ये हो जाएगा +1, ये तो जाएगा +2। यहां से आ गया p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ये फैक्टर है ही नहीं, वैल्यू अगर बराबर आ गई, जीरो के बराबर आ गई तो फैक्टर है, जीरो के बराबर आई नहीं तो मैं बोल दूंगा ये फैक्टर तो है ही नहीं। आ जाती तो बोल देता फैक्टर है, और नहीं आई तो फैक्टर नहीं है। चेक करके देखो, इसको ही क्या क्वेश्चन देगा, सादे का दौड़ दिया होगा मैंने। ये देख रहेगा x की वैल्यू, एक बार आप -3 को 0 के बराबर रखो तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई 3 आई। ये 3 रख के चेक करके देख बेटा इसमें, तो मैंने कर दिया p ऑफ 3 रख के चेक कर, मैंने कर दिया 3 का स्क्वायर कर दिया -4, ये 3 का क्यूब था, और ये मैंने कर दिया 3 का स्क्वायर कर दिया +3 कर दिया +6 कर दिया। 3 क्योंकि 3 3 9 9 3 27 माइनस 3 3 9 4 9 36 प्लस 6 और 3 9 हो जाएगा। तो 9 10 16 36 माइनस 36, ये कितना जाएगा 0। मतलब p ऑफ 3 यहां पे 0 बन रहा है, तो मैं बोल दूंगा यस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो लास्ट में लाइन लिख देगा यस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। मैंने क्या बोला, जीरो सो तो भी जीरो चेक करना है, फैक्टर आए तो भी जीरो चेक करना है। काम है कि आइडेंटिटी बोली थी, आइडेंटिटी लगा के चेक कर दी, काम हो गया अपना। आगे बढ़ो, जैसे ये क्वेश्चन देके रखा x-1 अगर आपके पास फैक्टर है, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया होमवर्क में, पहले ही उसने बोल दिया, क्या बोल दिया कि आपके पास x² प्लस x प्लस k किसके बराबर है भैया 0 के बराबर। ये तो क्वेश्चन में ही बोल दिया, क्वेश्चन में ही क्या बोल दिया कि k की वैल्यू फाइंड करना है। जब ये फैक्टर देके ही रखा है और x-1 देके रखा, तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी जाएगी 1, रख दो x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, k की वैल्यू कितनी बेटा -2। एक ही चीज कर रहा है अपन हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक ही चीज कर रहा है। क्या कर रहा है, 0 रख के x वैल्यू निकालेंगे, x वैल्यू पुट करेंगे। 0 आ गया तो फैक्टर है या 0 से, 0 नहीं आया तो फैक्टर भी नहीं है, 0 भी नहीं है, डिपेंड करा। आगे जाओ, अब फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना तो आप क्या करते हो भैया, पहले नंबर और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करते कितना आ गया भैया 36 आ गया। ए से दो नंबर सोचना है जिनका प्रोडक्ट करने पे 36 आ जाए, और बीच में प्लस माइनस करने पे कितना जाए बेटा 5 आ जाए। ए से कोई दो नंबर सोच लो जिसका प्रोडक्ट करने पे, जिसका मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए और प्लस माइनस करने 5 आ जाए। तो मैंने बोला भैया मैंने पहला नंबर सोच लिया, मैंने कब सोच लिया 9, और दूसरा नंबर सोच लिया मैंने 4। अगर मैं 9 into 4 करूंगा 36 आ जाएगा, और 9 - 4 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। तो वही किया, तो बीच वाले नंबर को मैंने तोड़ के लिख दिया किसमें, 9x - 4x में -6 बराबर 0। अब दो दो के जोड़े बनाए मैंने, यहां से मैंने देखो 6 और 9 में कॉमन क्या है 3 आया, x की घात 2 और x में कॉमन क्या है x आया, तो कितना जाएगा 2x प्लस कितना जाएगा 3 आ जाएगा। यहां से माइनस कॉमन आया, 4 और 6 में 2 कॉमन आया, कितना बचेगा आपका 2x प्लस 3 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो ये कितना आ गया आपके 2x प्लस 3 हो गया, और ये आपके पास आ गया 3x - 2 हो गया। अरे ये 0 क्यों लगा रहा हूं, आदत में ही आ गया 0 लगाना। तो यह क्या होगा, ये इसके फैक्टर हो गए, फैक्टराइज करना तो फैक्टर हो गए। अब इसमें देखो 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया, मतलब ऐसे दो नंबर सोचो जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, और प्लस माइनस करने पे आपका कितना आ जाए 1 आ जाए। तो मैंने बोला कि आपका पहला नंबर मैंने क्या मान लिया 4, और दूसरा नंबर मैंने मान लिया 3, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, और बीच में प्लस माइनस करके आपका बना रहा है।
ये आपका होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड अपन जिसको बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको ये लिख दिया 3x² लिख दिया, बीच वाले को लिख दिया मैंने क्या लिख दिया, बीच वाले को -4x + 3x -4 बराबर -4, दो के जोड़े बनाए, मैंने कितना किया, x कॉमन आया, 3x - 4 बचा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने बोल दिया +1 आ रहा है तो 3x - 4 बचा है। जो एक जैसे उसको मैंने अलग से लिख दिया और जो बिना एक जैसे उसको अलग से लिख दिया, और ये क्या होगा, इसके फैक्टर हो गए, ये हो गए इसके फैक्टर हो गए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इतनी सी चीज थी, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला होमवर्क में कर लेना, इन दोनों में से कॉमन निकालना, इन दोनों में से कॉमन निकालना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे बिना आपने क्या करना, आइडेंटिटी यूज करके करना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 100 + 2 लिख सकता हूं, और इसको क्या मैं 100 + 7 लिख सकता हूं। अब आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे x+ और x+b वाली। क्या आप x+ और x+b वाली आइडेंटिटी लगा के सॉल्व नहीं कर सकते? हो जाएगा। इसको देखो, क्या आप इसको 100 - 5 लिख दिए और आप इसको क्या लिख दिए 100 + 4 लिख दिए, क्या इसमें आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व नहीं कर सकते? आइडेंटिटी लगा के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आगे जाओ, अब ये सेम टू सेम वही है, आप मैंने कर दिया 100 + 4 कर दिया, और यहां पे मैंने कितना कर दिया 100 - 4। सेम आइडेंटिटी आप नहीं लगा सकते क्या, a + b और a - b की कितनी होती, a² - b² होती, लगा के आप इसको सॉल्व करो। अब ये था मतलब आइडेंटिटी यूज करके अपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है आपको दिमाग में आज, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखूं, आप ये कुछ ना कुछ ऐसी दिख रही है, a² - b² दिख रही है, तो ये आइडेंटिटी दिख रही है ना, तो ये कितनी होती है, a + b होती है और a - b होती है। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, x + y/10, और ये कितना हो जाएगा, x - y/10। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि आप इसको जाके ऐसा लिख सकते हो x² - y/10 का होल स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी दिख रही, a² - b² की तो आइडेंटिटी दिख रही, इसलिए मैंने वो आइडेंटिटी लगाई। ऊपर वाले को देखो, यहां पे आप बड़े प्यार से आओगे, आप इसको अरेंज करने जाओगे, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 3x का होल स्क्वायर प्लस, मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 3x प्लस 3x से साथ में लिख दिया y प्लस कितना दिया y का स्क्वायर। सीधा सिंपल आपको क्या पता चला, a² प्लस आपका कितना पता चला 2ab प्लस आपके पास पता चला b², ये किसके बराबर होता है, a + b के होल स्क्वायर के बराबर। तो फाइनली इसका आंसर कितना जाता, 3x + y का होल स्क्वायर जाता, और यही क्या फैक्टर है। फैक्टराइज तो करना था, कहीं का आप क्वेश्चन है, आपको बस इस हिसाब से सोचनी चीजें, इस हिसाब से आप चीजें सोचोगे हो जाएगा। ठीक है, आगे का और होमवर्क क्वेश्चन दिए होंगे, या आप होमवर्क में ट्राई करना, सीधी आइडेंटिटी पुट करना, होमवर्क में करना, इसको आप सीधे होमवर्क में करना, सिर्फ आइडेंटिटी पुट करना, होमवर्क में लगाना, a + b का होल क्यू लगाना, a की जगह वैल्यू रखना, b की जगह वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम इसको करना, बस इसको आप कर देना 100 - 1 का होल क्यू कर देना, सेम टू सेम आइडेंटिटी रखना, आंसर आ जाएगा। सेम इसमें करना होमवर्क सेम। अब देखो ये क्या करना है, इसका फैक्टराइज करना है, सीधा सिंपल भैया, यहां से मैंने ले लिया 27 कॉमन ले लिया है ना, अंदर कितना बचेगा आपके पास y³ प्लस 75 मतलब 5z³, यही आपका फैक्टराइज हो गया, और यही क्या आंसर है। सेम इसके साथ करके देखना, सेम टू सेम। और ऐसा नहीं तो भैया इसको अपन अगर ऐसा मन ना करे तो देखो देखो देखो, इसको अगर ऐसा भी मन ना करे तो आप एक चीज और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मैंने बोल दिया इसको 3y का होल क्यूब बोल दिया, प्लस इसको मैंने बोल दिया 5z का होल क्यूब बोल दिया, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। अब एक आइडेंटिटी लग गई a³ प्लस b³ की। आप ये जानते हो क्या, a प्लस b का होल क्यूब जानते कितना होता है, a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², यही जानते हो। आपको ये भी दिखा दूं, अच्छा इसको छोड़ो, ये आपकी होती है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ये होती है। तो यहां से a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी कितनी बन गई, a प्लस b दा होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई किसकी, आपके पास a³ प्लस b³ की। बस वो ही लगानी a³ प्लस b³ की, आप फैक्टराइज हो जाएगा। a³ प्लस b³ कितनी बन जाएगी, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू कितनी 3y, b की वैल्यू कितनी 5z, और ये a प्लस b मतलब 3y प्लस 5z। सॉल्व कर लेना आंसर, इसको रेफरेंस देना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। सेम इसको करना, वही करना, ये कितना जाएगा, कितना 4 4 जा 16 16 4 जा 64, 4m का होल क्यूब
माइनस 7n का होल क्यूब। आगे आप सॉल्व कर लेना आइडेंटिटी लगा के आप आगे सॉल्व कर लेना, इजी हो जाएगा, आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ता हूं। अब मुझे बताना भैया एरिया वगैरह दिया, लेंथ और ब्रेड्थ दे के रखा, एरिया दे के रखा, तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करके बतानी है। आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करके बतानी है। आपसे बोल दिया कि आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालने के साथ उसने बोल दिया लेंथ और ब्रेड्थ, एरिया दे के रखा, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको डायरेक्ट? अगर भैया एरिया की बात करूं तो एरिया पहले अपन इसको सॉल्व कर ले, फैक्टर निकाल ले। मैंने इसको लिख दिया 25a², मैंने कर दिया इसको -10, मतलब इसको कर दिया मैंने माइनस कितना 15 और 10 25, मतलब 25a कर दिया, फैक्टर निकाल दिया, -10a कर दिया, +12 कर दिया, ठीक है ना। 25 और 10 35, हाँ। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, एक सेकेंड, 12 12 5 15, तो अगर आप इसको फैक्टर निकालने गए 15 और 20, नहीं 15 और 20 लेना पड़ेगा आपको, 15 और 20 लेना पड़ेगा। वही तरीका सीधा सिंपल आप करके देखना। कौन सा तरीका? मैं इसको बोल दिया 15 है, साथ में कितना बोल दिया -20a + 12, मैंने बोल दिया 25 और 12 का मल्टीप्लाई करिया, है ना। 25 12 25 दूनी 50 का 5, 50 का 0 कैरी ओवर कितना 5, 25 5 300, मल्टीप्लाई करने पे 300 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे। तो मैंने पहला नंबर सोचा कौन सा 15, और दूसरा नंबर सोचा मैंने कितना सोचा 20 सोचा यहां से। तो वही की बात कर रहा हूं, इन दोनों में कॉमन निकालना, इन दोनों में से निकालना। यहां से कॉमन कितना आएगा 15 और 25 में क्या कॉमन आएगा 5 आएगा, है ना। तो कितना आएगा 5a की घात 2, 5a आएगा 5a, 5a कर दिया तो कॉमन आया कितना आया 5a माइनस कितना 3। अब माइनस यहां से कितना कॉमन आएगा आपके पास 3 कॉमन आ रहा 3, या 4 कॉमन आ रहा 4, तो कितना जाएगा 5a - 3। तो यहां से कितना आ जाए 5a - 3 और साथ में कितना लिखा 5a - 4। तो एरिया कितना होता है? एरिया कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, बस एक आपकी लंबाई हो गई, एक आपकी चौड़ी हो गई, काम खत्म काम। इतना आसान था। सेम टू सेम ऐसा वॉल्यूम कर लेना। वॉल्यूम को आप इसको पूरा लिख के देखोगे तो यहां पे क्या पता चला 3x कॉमन आया, अंदर कितना बचेगा x - 4 बचेगा। ये आपकी कितनी लेंथ, ये आपकी ब्रेड्थ, ये वाली इतनी क्या हाइट, ठीक। अब बचा आपके पास लास्ट एक नया चैप्टर जिसको मैं बोलता हूं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको मैं क्या बोलता हूं बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पुराना चैप्टर आपको पूरा वही होप से क्लियर होगा, आप उसके नोट्स वगैरह अच्छे से बना लेना। अब यहाँ पे हम बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। 4 या 5 चीजें एक बार में कैच कर लो, काम हो जाएगा आपका। एक पेज में ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, कहीं का आप क्वेश्चन उठा लेना, आपसे बन जाएगा। एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, एक पेज में। आ जाओ, अब मैं बात ये सब छोड़ो, सीधा सिंपल एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहाँ पे आ जाओ। एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप एक बार में चीजें देख लेना मैं क्या बोल रहा हूं। एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। आपको पता है आप इसको 1 बोलते हो, आप इसको 2 बोलते हो, आप इसको 3 बोलते हो, आप इसको 4 बोलते हो, आप इसको 5 बोलते हो, यहाँ पे -1 बोलते हो, -2 बोलते हो, -3 बोलते हो, -4 बोलते हो, इसको भी -1 बोलते हो, -2 बोलते हो, -3 बोलते हो, -4 बोलते हो, इसको आप 1 बोलते हो, आप इसको 2 बोलते हो, आप इसको 3 बोलते हो, आप इसको 4 बोलते हो, चलती जाती है। जो लेटी हुई लाइन होती है अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो खड़ी हुई लाइन होती है अपन बेटा इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस का एक और नाम क्या होता है बेटा एब्सिसा होता है। एक्स एक्सिस का एक और नाम एब्सिसा होता है। वाई एक्सिस का एक नाम क्या होता है बेटा ऑर्डिनेट होता है। वाई एक्सिस का एक नाम क्या होता है बेटा ऑर्डिनेट होता है। एक्स एक्सिस का एक और नाम क्या होता है एब्सिसा होता है। वाई एक्सिस का एक और नाम क्या होता है ऑर्डिनेट होता है ना। ये आपका क्या होता है, ये जो पहला डब्बा अपन इसको बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं, इसको अपन क्वाड्रेंट 2 बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट 3 बोलते हैं, इसको अपन क्वाड्रेंट 4 बोलते हैं। अब जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखने जाते हो बेटा, जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखने जाते हो हमेशा पहले आप क्या लिखोगे, पहले आप x लिखोगे देन आप y लिखोगे हमेशा। तो यहां पे आप देखो x कैसा प्लस का है, y भी प्लस का है। यहां पे देखो x कैसा माइनस का और y कैसा प्लस का है। यहां पे दोनों माइनस के हैं, यहां पे आपका प्लस और माइनस में। तो मैंने x और y एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट बता दिए कैसे रहेंगे। ये x और y का, ये x और y का, ये x और y का, ये x और y का। जहां पे ये दोनों पॉइंट आपके मीट कर रहे हैं यहां पे, इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा 0,0 और इसको मैं बोलता हूं बेटा ओरिजिन बोलता हूं। क्या बोलता हूं ओरिजिन। 0,0 इसको मैं क्या बोलता हूं ओरिजिन बोलता हूं। क्लियर है इतना। कोई भी पॉइंट अगर ऑन द एक्स एक्सिस है,
केवल अगर पॉइंट मैंने बोल दिया ऑन दी एक्स एक्सिस है, यहां से क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। कोई भी पॉइंट अगर ऑन दी एक्स एक्सिस है तो अपन इसको x, 0 बोलते हैं। कोई भी पॉइंट अगर ऑन दी वाई एक्सिस है, ऑन दी वाई एक्सिस है, तो आप उसको क्या बोलते हो, 0, y बोलते हो। यहां से 110% मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव देगा ही देगा पेपर में। अगर बिंदु अगर केवल आपकी यहीं पे देके रखी है तो y पे तो चल ही नहीं रही है, यहां से केवल ही यहां तक x पे चल रही है, तो y पे तो चल ही नहीं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं 4,0, और 4 मतलब x पे चल रही है, तो मैंने क्या बोल दिया, x, 0। खत्म इतने में चैप्टर आपका, है ना। अगर मैंने बोल दिया सपोज ये कितना लिखा है, ये आपका और आगे गिनती की बात कर दूं, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। अगर मैं यहां से इस पॉइंट की बात करूं कि ये पॉइंट आपका कितना है, ये पॉइंट P ये कितना है, तो आप बोलोगे पहले x आएगा, मतलब पहले x आएगा मतलब 8, फिर आएगा 6। ये आपका P के कोऑर्डिनेट भी निकल गए, ये आपके P के कोऑर्डिनेट भी निकल गए। बस एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म, इतना सा चैप्टर था ये, एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, बस इतना सा चैप्टर था। आगे बढ़ता हूं, जो मैंने बोला वो यहां लिखा, जो मैंने बोला वो मैंने यहां लिखा, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, जो जितनी चीज बोली मैंने यहां लिखी, जितनी चीज मैंने बोली यहां पे लिखी है, जो चीज मैंने बोला वो यहां पे लिखा है, जो मैंने बोला वो यहां पे लिखा है, जो मैंने बोला वो यहां पे लिखा है ना। ये P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू की बात करें, P की वैल्यू कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 4,3। और यहां पे अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट की बात करूं, x पे कितना -6 है, y पे कितना भैया -2 है, ये आंसर हो गए। जो मैंने बोला वो यहां पे लिखा है, P और Q बता सकते हो। यहां पे क्या कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते क्या, m की वैल्यू, b की बोली, ये सारी वैल्यू नहीं बता सकते क्या। क्या बोल रहा हूं यहां पे, क्या बोल रहा है आपके पास, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। एब्सिसा मतलब x और ऑर्डिनेट मतलब y, पॉइंट बी के कितने हैं, y पॉइंट बी के कितने हैं, 4,3 है, तो यहां पे जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा। फेंस द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोल देंगे बेटा, 4,3 बोल देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना, पॉइंट किसके, एम के। एम के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे भैया, एक्स पे कितना -3, वाई पे कितना बेटा 4, कितने जाएगा भैया -3 और 4 आ जाएंगे, तो इसको कोऑर्डिनेट -3, 4 बोल दिया। कर लेना बाकी के दो होमवर्क में, बाकी के दो होमवर्क में कर लेना, बाकी के दो होमवर्क में कर लेना, ठीक है, कर लेना। ये कुछ नहीं, सी के कोऑर्डिनेट लिखो, ई के लिखो, बी के लिखो, ए के लिखो, यूं कर लोगे, यूं आसान था, कर लोगे, ठीक है। अब बचा अपना नया चैप्टर, अपन नए चैप्टर की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, नए चैप्टर की बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, अपन इसको सॉल्व करने। अब आपको ये पता वेरिएबल क्या होता है, आपको ये पता चल गया लीनियर क्या होता है। लीनियर मतलब जहां x की पावर 1 होती है, दो वेरिएबल मतलब यहाँ पे अभी तक अपन ने x और y देखा, दो वेरिएबल क्या है, अपन ये सारी चीज देखने वाले हैं। 2 मिनट के लिए पेशेंस करना, सारी चीज अपन बहुत इत्मीनान से और प्यार से अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपना नया चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहाँ पे देखना, अभी तक अपन ने क्या सीखा कि वेरिएबल देख लिए, कोएफिशिएंट देख लिए। अब लीनियर का मतलब आपको पता चल गया x की पावर 1, है ना। टू वेरिएबल पता चल रहा है, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ये वाले चैप्टर देखेंगे जहाँ पे पावर 1 हो, दो वेरिएबल हो। आगे बढ़ते हैं ना। अब मैंने बात करी, जैसे कि आपको सब पता, लीनियर इक्वेशन वगैरह, ये कोएफिशिएंट कांस्टेंट सब पता है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो ये क्या है, ax प्लस बी प्लस सी लिखा है, ये लिखा है। यहाँ पे देखो आप एक x वेरिएबल, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 2x प्लस 3 बराबर 0 लिख दिया। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, ये क्या है, x की पावर 1 है, मतलब लीनियर है, एक ही वेरिएबल है और बराबर का साइन मतलब लगा, मतलब इक्वेशन है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। ऐसे में बात करें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y बराबर 4 लिखा। आपको क्या पता चला, यहां पे आपके पास दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब मैं यहां पे देखा, ये आपको पता चल गया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पता चल गया। क्या बोल रहा है आपको, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, सबको ax प्लस बी वाई प्लस सी इसके फॉर्म में लिखना है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज, ए बी और सी की वैल्यू भी मुझे बताना है। जैसे कि आपके पास क्या लिखा बेटा, 2x प्लस 3y बराबर कितना लिखा, 4.37 लिखा। ये आपको इस फॉर्म में लिखना था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में, तो मैंने इसको लिख दिया 2x प्लस 3y, उसको मैंने धन ले आया, माइनस में आ जाएगा, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ये आपकी बन गई ये इस फॉर्म में इक्वेशन बन गई, इस फॉर्म में इक्वेशन बन गई। अब मुझे बताना था a की वैल्यू, मतलब मैंने इस इक्वेशन को कंपेयर किया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर किया। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि a की वैल्यू मेरे पास 2 है, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई, -4.37 आ गई। तो यहां से मैंने उसको इस इक्वेशन में कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद a b c की वैल्यू निकाल ली। अब जैसे कि मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इस एग्जांपल को सबसे पहले मुझे किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, बराबर 0 के फॉर्म में मुझे लिखना है।
तो इस इक्वेशन को अरेंज किया, मैंने लिख दिया 2x, y को उधर लिया माइनस y, बराबर कितना हो गया 0। अब c नहीं था तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2x माइनस y प्लस 0 बराबर 0, ऐसा लिख सकता हूं क्या? अब इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा, x के सामने a है तो a की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 है, b की वैल्यू कितनी मेरे पास -1 है, और c की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी 0 है। ये a b c की वैल्यू मैंने निकाल के रख दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के तरीके से अपने को इक्वेशन लिखनी है। तो आप देखो दो वेरिएबल की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसी इक्वेशन होती है। बहुत बढ़िया, आपको पता है कि ऐसी इक्वेशन होती है। अब मुझे क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को लिखना है। x की वैल्यू बराबर -5 दी है और इसको मुझे इसके टर्म में लिखना है। तो मैंने भैया x किया +5 किया बराबर 0 कर दिया। अब क्या चीज नहीं है, y नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0 करके लिख सकता हूं। अब आप देखो बन गई है इसके फॉर्म में इक्वेशन। तो ऐसे करके आपके इक्वेशन बनाने, क्वेश्चन आता तो आप डायरेक्ट लगा सको, क्वेश्चन आता डायरेक्ट अप्लाई कर सको। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, इसको मैं लिखने गया, मैंने लिख दिया 5/-2 बराबर 0 कर दिया। अब x नहीं था तो मैंने 0x क्या कर दिया 0x प्लस 5/-2 बराबर 0 कर दिया। ये मेरी इस फॉर्म में बन गई लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल के फॉर्म में बन गई। जो वेरिएबल नहीं दिया उसके सामने मैंने 0 लगा दिया, काम हो गया। आगे बढ़ो। अब क्या बोल रहा है कि अभी आपको क्या देख रखा, क्वेश्चन देख रखा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, एक नोटबुक है और एक आपके पास पेन है। मैंने मान दिया लेट नोटबुक, नोटबुक को मैंने क्या मान लिया बेटा, नोटबुक को मैंने x मान लिया और पेन को मैंने क्या मान लिया बेटा y मान लिया। और ये कंडीशन क्या बोल रही है, यहां से लेके यहां तक की कंडीशन सुनना, क्या बोल रही है, जो आपकी नोटबुक का पैसा है, जो आपकी नोटबुक है वो है 2 गुनी है पेन के कॉस्ट से। तो पेन की कॉस्ट जितनी भी उससे 2 गुनी है, ये आपकी कंडीशन बोल रही है। तो ये कंडीशन कितनी हो गई, नोटबुक को x माना बराबर कितनी है 2y। अब इसको किस में लिखना, मुझे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इसको लिखना है। तो भैया इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लिखना है, मतलब कैसे लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या था, x लिखा, 2y को मैंने इधर ले आया बराबर 0 कर दिया। c नहीं था तो जो वैल्यू नहीं है आप उसको 0 में करके लिख दो और वो आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये आपका आंसर हो गया। x और y मान लिया, नोटबुक को x मान लिया, पेन को y मान लिया और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख दी मैंने वो इक्वेशन। आगे बढ़ो। अब जैसे कि इसकी बात कर रहा है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मेरी बात सुनना, जब भी आपके पास वन वेरिएबल हो, एक वेरिएबल रहेगा तो सॉल्यूशन एक रहेगा, जब दो वेरिएबल रहेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे, कोई जिसका गिनती नहीं, इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, स्टेटमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे से याद रखना है। किसमें, स्टेटमेंट में। अगर लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे वन वेरिएबल है तो वन सॉल्यूशन रहेंगे, अगर दो वेरिएबल आ गए आपके पास अनगिनत सॉल्यूशन रहेंगे। अब वो कैसे रहेंगे आप वो सीखो। जैसे ये क्वेश्चन दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, देखो दो वेरिएबल है तो अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल तो अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। लेकिन उसने क्या बोला, आप सिर्फ केवल 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बता दो। तो 4 डिफरेंट सॉल्यूशन की किट्टू भैया का देसी तरीका समझो, किट्टू भैया का देसी तरीका समझो। एक बार x को 0 रखो, फिर x को 1 रखो, फिर x को 2 रखो, फिर x को 3 रखो, ऐसे करते जाओ। अगर मैं x को 0 रखूंगा, अगर मैं x को अगर 0 रखने गया, कितना आएगा, 0 + 2y बराबर 6। तो मेरा यहां से कितना आ जाएगा, 0 + 2y था तो मैंने लिख दिया 2y बराबर 6 आ गया। और यहां से मुझे पता चला y की वैल्यू 3 आ गई। तो मतलब पहला सॉल्यूशन मेरे पास कितना आ गया, पहला आ गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। ये पहला सॉल्यूशन। अब मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू में 1 रख दूं, x की वैल्यू 1 रखने गया तो 1 + 2y किसके बराबर, 6 के बराबर। यहां पर कितना हो गया, 2y की वैल्यू कितनी बेटा, 6 - 1 के बराबर। 2y की वैल्यू बेटा किसके बराबर, 5 के बराबर। और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 के बराबर आ गई। तो यहां से मेरे को भैया सेकंड सॉल्यूशन क्या मिला है इसका, अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। ऐसे में बोला थर्ड वैल्यू में क्या करोगे, x की वैल्यू 3 रख के चेक करना, फोर्थ नंबर पे क्या करना है, x की वैल्यू 4 रख के चेक करना, और ऑटोमेटिकली आपको y मिलते जाएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, पेपर में देगा ऐसा क्वेश्चन, पक्का रहेगा ऐसा क्वेश्चन देगा। आगे बढ़ो। सेम क्या बोल रहा, दो सॉल्यूशन बताने मुझे हर एक इक्वेशन के, x की वैल्यू एक बार 0 रखो, फिर x की वैल्यू 1 रखो, और दो सॉल्यूशन के लिए 0 1 में काम हो जाएगा। 3 सॉल्यूशन में 3 रखो, फिर 4 रखो, 5 रखो, जितने सॉल्यूशन बोले आप उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हो। वैल्यू बस लेट करके चलो, लेट x = 0। आगे बढ़ो।
क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू एंड वाई, कौन सी इक्वेशन इसमें ट्रू है और क्यों, ट्रू है और क्यों, ये रीजन भी बताना है। उसने बोल दिया आपके पास एक इक्वेशन देके रखी y इक्वल टू 3x प्लस 5 देके रखी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या इसके पास एक सॉल्यूशन है, क्या इसके पास दो सॉल्यूशन है, क्या इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। मैंने बोल दिया इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि यहां पे आप x की वैल्यू कुछ भी मान लोगे y की वैल्यू मिलती जाएगी, मतलब इनफाइनाइट आप वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 रखोगे तो आंसर आएगा y का, 1 रखोगे तो आएगा, 2 रखोगे तो आएगा, 3 रखोगे तो आएगा, आंसर आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा मैं, क्या बोल रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y एंड विच आर नॉट, कौन सा इसका सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है ना। 0 टू सॉल्यूशन है क्या, x जगह एक बार 0 रखो, y की जगह आप 2 रखो, क्या ये वैल्यू बराबर आ रही क्या, -4 बराबर -4 बराबर 4 आ रहा है, मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। 2 और 0 रख के चेक करो एक बार, x की जगह 2 रखा, y की जगह मैंने क्या रखा 0 रखा, क्या ये 4 के बराबर आ रही क्या, नहीं, 2 इज नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है, तो मैंने बोल दिया ये वाला भी सॉल्यूशन नहीं है। 4 और 0 रख के चेक करो, आपने रख दिया 4 -2 और ये 0 रख दिया बराबर 4, तो 4 इक्वल टू 4 के बराबर आ रहा है, तो मैंने बोल दिया बेटा ये वाला सॉल्यूशन है। इसको रख के चेक करो भैया, x की जगह पे √2 रख दिया, -2, y की जगह कितना रख दिया 4 √2 रख दिया, बराबर कितना आ रहा 4 आ रहा, तो √2 -8 √2 किसके बराबर 4 के बराबर, मतलब -7 √2 4 के बराबर नहीं है, तो मैंने बोल दिया ये भी सॉल्यूशन नहीं है। बस बताना था कौन सा इसमें सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है, ये अपने बता दिया। इतने इजी क्वेश्चन थे भैया ये। आगे बढ़ो, अब क्या बोल रहा है, मुझे ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। क्या बोल रहा है, मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 1 हो, है ना। तो यहां पे भैया x की वैल्यू कितनी देके रखी, 2 देके रखी है, और y की वैल्यू कितनी देके रखी, 1 देके रखी, और k की वैल्यू फाइंड करना है। 4 + 3 कितना हो गया भैया, k के बराबर, और k की वैल्यू कितनी होगी बेटा 7। इसलिए मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ो, सेम क्या बोल रहा, देखो इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन थे, लास्ट चैप्टर वो देखते, क्योंकि 90% मैंने बच्चों से बात करी तो उनके स्कूल में सिर्फ आपका लाइंस एंड एंगल्स तक ही चैप्टर आ रहा है। 90% बच्चों से मैंने बात करी, उसका लाइंस और एंगल्स तक ही चैप्टर आ रहा है, तो आप लाइंस और एंगल्स तक की चीजें पढ़ोगे, काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं, समझो। अब मैं बात कर रहा हूं आपकी एक लाइन क्या होती है, लाइन वो होती जो कभी खत्म ना हो, आपकी लाइन चलती जाएगी जो कभी खत्म ना हो, अपन उसको लाइन बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या बोलते हैं, जहां पे अपन 2 पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, 2 पॉइंट फिक्स कर देते हैं, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और लाइन मतलब जो चलती जाए, आगे बढ़ती जाए। उसके बाद में बात कर रहा हूं रे की। रे क्या होता है, रे मतलब आपका होता है एक पॉइंट उसका फिक्स होता है और दूसरी तरफ चलती जाए। आप भले इसको ऐसा करके बनाओगे तो भी ये रे कहलाएगी। रे में एक पॉइंट फिक्स होता है, लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट फिक्स होते हैं, और लाइन में पॉइंट फिक्स नहीं होता है। अब मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर में क्वेश्चन छोड़ो, जो कंसेप्ट है ना इतना इंपॉर्टेंट है, 10th 11th 12th में रेगुलरली यूज होते जाएंगे, बस आप कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करना। लीनियर पॉइंट, कोलीनियर पॉइंट क्या होते हैं, कोलीनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होते हैं या चारों पॉइंट, जितने पॉइंट की बात कर ले, 5 पॉइंट 6 पॉइंट 2 पॉइंट 10 पॉइंट, अगर वो एक ही लाइन में है तो कोलीनियर है, एक लाइन में नहीं है तो कोलीनियर नहीं है। अब वो चेक कैसे करते हैं, इसकी कंडीशंस होती जो आप क्लास 10th में सीखोगे कि ये लाइन कोलीनियर है कि नहीं, आप क्लास 10th में जाकर सीखोगे। पता कैसे चलेगा कि वो लाइन आपकी कोलीनियर है कि नहीं, है क्लास 10th में सीखोगे आप। ठीक है ना, बस यहां पे आपको पता होना चाहिए लीनियर और कोलीनियर और नॉन कोलीनियर क्या होते हैं। अब भैया एंगल की बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप यहीं पे समझ लो। अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल्स की बात कर रहा हूं, एंगल्स क्या होते हैं आपको सीधा पता, कोई भी एक रे होती है जहां से एक डिग्री बनता है थीटा, उसको एंगल बोलते हैं। मैंने बोला एक एंगल आपका होता है एक्यूट एंगल, एक आपका होता है ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट के बाद मैंने बोल दिया राइट एंगल, और एक आपका क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल क्या, 0 मतलब डायग्राम से बताऊं, डायग्राम से और अच्छे समझ में आ गया। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, आपका अरे भैया आपकी बात कर रहा हूं, कोई भी एंगल की बात कर रहा हूं, ये आपको पता है, ये आपका 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है। कोई भी एंगल आपका 90 से छोटा और 0 से बड़ा इस रेंज में जो आएगा वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा, एक्यूट। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या कहलाएगा, 90 से बड़ा और 180 छोटा इस रेंज में जो भी आएगा वो आपका ऑब्ट्यूस कहलाएगा।
जो केवल 90 डिग्री पे है, केवल 90 पे है, 90 पे केवल, केवल यहां पे है, केवल जो एंगल यहां पे है उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, राइट एंगल बोलूंगा। समझो यहां से। अब मैंने क्या बोला, ऐसे एंगल जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसको मैं एक्यूट एंगल बोलूंगा। राइट एंगल केवल जो 90 डिग्री बना है, और मैंने बात करा ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 से बड़ा, मतलब 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। स्ट्रेट लाइन आपको पता क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब जो केवल आपका एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल जो बनाता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इस कंसेप्ट को लिख लेना कॉपी के अंदर, आगे बहुत यूज होंगे। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है, ये आपका है ना। अब मैंने क्या बोला, 180, यहां से अगर एंगल की बात करूं, यहां से लेके यहां तक की बात करूं, इधर जो भी एंगल बनेंगे, मतलब अगर मैं एक लाइन ये बना रहा हूं और यहां से एंगल मैंने ऐसा बना दिया और इसको काउंट ऐसा करवा दिया, तो ये पूरा एंगल जो बन रहा है ना, कहां से भैया, 90 से लेकर 180 से लेकर 360 के बीच में, उसको मैं बोलता हूं रिफ्लेक्स एंगल बोलता हूं। उस 360 मतलब फुल रोटेशन, पूरा एक सर्कल बन गया, सर्कल 360 डिग्री का होता है। ये आपने एंगल समझ लिए, एंगल समझ लिया आपने। अब आ जाओ, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, क्लास 10th में भी एक ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है यहां से, और 9th में भी मेरे हिसाब से पूछेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे एंगल जिनका सम 180 आ जाए, जिनका सम 180 आ जाए उसको अपन सप्लीमेंट्री बोलेंगे, जिनका सम 90 आ जाते हैं उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लाई करते हैं, इधर से किसी को देना, इस हाथ से कुछ देना, दोनों हाथ सीधे होगा, सीधे हाथ होगा मतलब 180 डिग्री, मतलब सप्लाई करते टाइम पे चीजें 180 डिग्री हो जाती है, सीधी लाइन बन जाती है, इसलिए 180 डिग्री हो जाती है ना, इसलिए सप्लीमेंट्री 180 और कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। अब मैं बात करें एडजेसेंट एंगल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, चिपके हुए एंगल, एक लाइन के बीच में चिपके हुए एंगल। अब मैंने देखा ये वाला एंगल की बात करो और ये वाला एंगल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो इसको चिपके हुए एंगल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल। एक एंगल के बाद दूसरा कोई एंगल आ गया उसको मैं बोलता हूं एडजेसेंट एंगल। साथ में मेरे वाले लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या है, दो एंगल का सम। मैंने बोल दिया सपोज आपके पास एक लाइन ये थी और मैंने एक एंगल ऐसा बना दिया, ये लाइन का आपको स्ट्रेट लाइन पता है, स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको ओ बोल दूं और इसको बी बोल दूं, उसको पी बोल दूं, तो एक स्ट्रेट एंगल वाला, तो इसको पेयर ऑफ एंगल मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब अगर आपके पास दो एंगल अगर 180 डिग्री हो जाते हैं तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। या एक स्ट्रेट लाइन देकर रखी तो वो दोनों एंगल 80 के बराबर होगा। तो यही तो मैं बोलना चाहा था। तो यहां पे ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा, यहां पे 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, मतलब एक दूसरे के साथ एक ही लाइन में आ रहे हैं, लीनियर लाइन में आ रहे हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एक दूसरे के विपरीत वाले एंगल, जैसे कि मैं यहां पे खड़ा हूं, जैसे कि ये हाथ की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तो समझो, एक ही हाथ है और एक ही हाथ है, ये आपस में, अब इसको मैंने उल्टे कर दिए, दोनों का फेस इधर है ना, जैसे कि मैं यहां पे खड़ा हूं और एक व्यक्ति उधर तरफ देख रहा है, मेरे तरफ पीठ करके देख रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है। तो यहां से बोल दिया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, ये वाले एंगल इस वाले एंगल के, ये वाला, अरे ये वाले एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकल अपोजिट है, मतलब इसका मुंह इधर साइड खुल रहा है, इसका मुंह इधर साइड खुल रहा है, तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग जा रहे हैं, और अलग अलग जा रहे हैं तो अपन ने उसको बोल दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अलग अलग जा रहे हैं मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे बढ़ो। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग, अरे ये लाइन और ये लाइन आपस में कट गई ना, तो यहां पे आके इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। और यहां से लेके अगर ये दो लाइन की बात करूंगा, इसको मैं बोलूंगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जो आपस में कभी नहीं मिल रही वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो आपस में मिल रही वो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जो नहीं मिलती तो बेटा अपन इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। यहां से सिर्फ डेफिनेशन आएगी, डोंट वरी, कंसेप्ट आएंगे, डोंट वरी। अब आगे बढ़ा, अब क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस। अगर मैं बात कर रहा हूं ये एक पैरेलल लाइन है और दूसरी ये आपकी पैरेलल लाइन है, तो यहां का डिस्टेंस, यहां हर एक जगह का डिस्टेंस पैरेलल लाइन में बराबर होता है, हर एक डिस्टेंस पैरेलल लाइन में बराबर होता है, हर एक डिस्टेंस। अगर यहां से लेके यहां तक अगर 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। आगे बढ़ा, अब एक क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देके रखा है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन में इसमें होमवर्क दूंगा, बाकी आप एडजस्ट करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आपसे बनेंगे। क्या बोल रहा है आपके पास, POR और ROQ रेशियो में दिया 5:7, 5:7 में दिया है,
और मुझे क्या करना है, सारे एंगल फाइंड करने, 4 एंगल बन रहे हैं, ये सब कुछ मुझे फाइंड करने, 4 एंगल बन रहे हैं, सब कुछ फाइंड करने। मतलब आपके पास POR, सपोज मैंने इसको रेशो में दिया था, मैंने इसको 5x मान लिया, इसको मैंने 7x मान लिया, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, 5 और 7 के रेशो में दिया है। तो POR का है, POR ये आपके पास 5x देख रखा है, और ROQ ये आपके पास कितना देख रहा है, 7x देख रखा। अगर आप यहां से बात करो POQ वाली लाइन की बात करूं, मैं बात कर रहा POQ, अगर मैंने बोला एंगल POR प्लस एंगल ROQ बराबर में 180 डिग्री बोल सकता हूं क्या? और इसको मैंने क्या बोल दिया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोल दिया क्या? लीनियर पेयर ऑफ एंगल थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोल दिया। आप एक ये सीधी लाइन बन गई, सीधी लाइन में बनने वाला पहला एंगल और ये दूसरा एंगल, सीधी लाइन में बनने वाले दोनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180 के बराबर। POR कितना 5x है, प्लस कितना ये 7x है, बराबर कितना 180, 7 8 9 10 11 12x इसके बराबर 180 के बराबर। x की वैल्यू 180/12, इसको सॉल्व करने का कितना, ये आ गया 6 से कर दो, 6 30 टाइम, 6 2 टाइम, 2 15 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 डिग्री आ गई, 15 डिग्री। और x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, तो आपने ऑलरेडी मान के चला क्या, POR को 5x माना, एंगल POR कितना था बेटा आपके पास 5x था, और x का मान कितना, ये x की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, अब भी 15 15 5 75, ये आ गया 75 डिग्री। और ऐसे में बात कर रहा हूं ROQ की वैल्यू 7, ROQ की बात कर रहा है, ये आपका 7x दिया था, इसका मतलब 7 × 15, 7 5 35 का 5 कैरी 3 7 7 8 9 10, 105 डिग्री। मतलब एंगल ROQ कितना आ गया, 105 डिग्री। मतलब वो क्या बोल रहा है यहां से मतलब वो क्या बोल रहा है, आप ये देखो, ये वाला एंगल आपके पास, ये वाला एंगल कितना आ गया आपका 105, ये आपका एंगल आ गया, ए भैया ये क्या हो रहा है, ये एंगल आपका 75 डिग्री और ये एंगल आ गया 105 डिग्री। अब आप ये देखो, ये एंगल 105 है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 105। इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट कौन सा, ये वाला है, इसलिए ये 75 डिग्री। हो गए सारे एंगल फाइंड, हो गए सारे एंगल फाइंड। बस आपको, इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट बताता हूं, आपको पुराने कंसेप्ट पता होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, आप एक बार ये क्वेश्चन देखो, और मैं बोल रहा हूं एक बार आप खुद से ट्राई करके देखो कि वो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक बार खुद से एक बार ट्राई करके देखो इसको क्या बोल रहा है वो। यहां पे कर लिया ट्राई सबने। अब देखो, अब इसकी मैं बात करूं, क्या दिया क्वेश्चन में, देखो पढ़ के देखो। आपका एक रे OS है जो आपकी लाइन POQ पे है, और एक रे OR है जो आपकी लाइन और OT है, एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। पहले मैं पढ़ लूं क्वेश्चन, एंड SOQ रिस्पेक्टिवली इफ POS इतना फाइन ROT। अब मेरी बात सुनना क्या बोल रहा है। आपका एक रे OS है, कौन सी लाइन पे, POQ पे, POQ लाइन पे एक रे कौन सी आपकी OS है, ठीक है। और जो OR और OT आपकी जो लाइन, जो रे बन रही है वो आपकी बाइसेक्टर है। ये OR वाली लाइन और ये OT वाली लाइन ये बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर मतलब बराबर एंगल में डिवाइड कर देना, बराबर एंगल में डिवाइड कर देना, एंगल में डिवाइड कर देना, बराबर एंगल में डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना, बराबर एंगल में डिवाइड कर देना, ये आपका होता है, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया ये वाला एंगल दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, और ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब मैंने बोला POS यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी देके रखी, x देके रखी। मतलब एंगल POS कितना देके रखा भैया, आपको x देके रखा है। तो मैंने बोल दिया POS किस किस के बराबर है, एंगल POR को प्लस कर दो, किसमें, एंगल ROS में प्लस कर दोगे तो x के बराबर है। इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस कर दोगे तो पूरा बड़ा एंगल बन जाएगा। और मुझे ऑलरेडी पता है, क्या पता है, कि आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। मैंने बोल दिया यहां पे मेरे को पता है एंगल POR किसके बराबर, एंगल ROS के बराबर है। तो मैंने रख दिया इस वाली इक्वेशन में कि एंगल POR है ना, सीधा मैंने लिख दिया POR की जगह एंगल ROS प्लस एंगल ROS किसके बराबर बेटा, x के बराबर। तो मुझे पता चला एंगल ROS 2 बार आ गया x के बराबर, तो एंगल ROS कितना हो जाएगा बेटा, x/2 हो जाएगा। सर ROS एंगल क्यों निकाला आपने, जहां से बोला भैया x की वैल्यू देख रखी, अपन को वहीं से तो बताना पड़ेगा ना, वहीं से तो अपने को बताना पड़ेगा। तो मुझे पता चला ये ROS एंगल कितना बेटा आपका x/2 एंगल है, x/2। ROS एंगल अपना कितना, x/2, ROS आपका x/2 मिल गया। सेम तरीका मैं किधर अप्लाई करूंगा, इसमें अप्लाई करूंगा। सेम तरीका मैं कहां पे अप्लाई करूंगा, मतलब सेम तरीका मैं सीधे हाथ तरफ भी अप्लाई करूंगा, सीधे हाथ तरफ भी अप्लाई करूंगा, कर दूं अप्लाई। अब देखो, अगर मैं बात करिए x/2 हो गया, ठीक है।
अगर मैं एक चीज की बात और करूं, मेरी बात सुनो, अपने को फाइंड क्या करना था, आरओटी। आरओटी मतलब यहां से लेके ये वाला एंगल फाइंड करना, आरओटी ये वाला एंगल, है ना। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहां से, अगर मैंने बोल दिया एंगल में पीओएस कर दूंगा प्लस में एंगल एसओ क्यू कर दूंगा, क्या ये 180 के बराबर हो जाएंगे। मैंने बोला पीओएस यहां से लेके यहां तक के एंगल को और यहां से लेके यहां तक के एंगल को प्लस कर दूंगा, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। बोल दो हाँ गुरुदेव। एंगल पीओएस किसके बराबर, एक्स के बराबर, और एंगल एसओ क्यू किसके बराबर जाएगा बेटा, 180 के बराबर। तो यहां से एंगल एसओ क्यू कितना जाएगा बेटा, आपके पास 180 माइनस एक्स आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो सभी, इसको पूरे को अगर मैं रब करूं, पूरे को रब करूं, तो मुझे पता चल रहा है ये पूरा एंगल मेरे पास पूरा यहां से लेके यहां तक एंगल एक्स है, ये वाला एंगल मेरे पास x/2 आ गया, और यहां से ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया, 180 माइनस एक्स आ गया। ये एंगल 180 माइनस एक्स आ गया। अब ये 180 माइनस एक्स है, ये दोनों बराबर एंगल होंगे, आधे आधे होंगे। तो ये एंगल 180 माइनस एक्स पूरा है, तो इसके आधे, ये दोनों परपेंडिकुलर मतलब एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आप पास 180 माइनस x/2, और ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस x/2 हो जाएगा। ये एंगल भी 180 माइनस x/2, ये 180 माइनस x/2, ये x/2, तो ये भी मेरा x/2। चारों पांचों एंगल मैंने निकाल दिए। अब क्या बोल रहा, आरओटी। आरओटी आरओटी कितना हो जाएगा, यहां से लेके आरओटी, ये एंगल की बात कर रहे हैं, आरओटी। आरओटी एंगल कितना हो जाएगा, पहले ये बताओ। एक बार सोचो कि आरओटी क्या हो जाएगा। क्या मैं इसको एक्स के टर्म में लिख दूं, क्या आरओटी को मैं एक्स के टर्म में लिख दूं, बोलो बोलो। अब भैया आरओटी बताना, मुझे बताना एंगल आरओटी, तो आरओटी किस किस के बराबर आ रहा, आरओटी किसके बराबर, एंगल आरओएस है ना, प्लस में एंगल एसओटी के बराबर में। तो एंगल आरओएस कितना आ रहा है, x/2 आ रहा है, प्लस एंगल एसओटी कितना आ रहा है, 180 माइनस x/2 आ रहा है। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो एलसीएम आया 2, ये आ गया 2 प्लस 180 माइनस 2, 180 माइनस एक्स, तो ये x से x कट गया, ये 180/2 और ये आपके 90 डिग्री, और यही तो मुझे फाइंड करना था आरओटी। टफ क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, 9th के हिसाब से थोड़ा लेवल इसका अच्छा था। अब मेरी बात सुनो, सेम टू सेम और क्वेश्चन है, आप ये ट्राई करना। अब मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा, आप ट्राई कर लेना, क्योंकि इन क्वेश्चन में समय लगेगा और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 क्वेश्चन बता रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में दे सकता है ना। हाँ, ये 2 क्वेश्चन और कर लेना, पैरेलली मैंने आपको लिए, ये 2 क्वेश्चन और कर लेना। साथ में एक नया कंसेप्ट समझो, अब एक नया कंसेप्ट समझो, एक नया कंसेप्ट समझो आप, है ना। अब मैंने बोला, क्या बोला नया कंसेप्ट में, अब मैंने यहां से क्या बोला आप ये समझो। अब ये क्या बोल रहा है, 2 लाइन अगर आपकी पैरेलल है, सेम लाइन पे, द ले आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या बोल रहा है, एक लाइन पैरेलल है दूसरे के और दूसरे है पैरेलल तीसरे। अगर ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के और ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये वाली और ये वाली भी पैरेलल हो जाएगी एक दूसरे से। ये कंसेप्ट बोल रहा है। और इसके साथ साथ अगर ये जो एंगल बना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इसको अपन बोलते हैं, अपन इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, है ना। अब मेरी बात सुनो, एक और चीज समझो, वहां से आप क्वेश्चन कैसे आता है वो भी समझो। क्या बोल रहा है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है अपने पास किसके, आर एस के। एम एक्स क्यू कितना 135, एम एक्स क्यू आपका 135, एम बाय आर 40 डिग्री, एम बाय आर 40 डिग्री, एक्स एम बाय निकालना, एक्स एम बाय मतलब ये वाला एंगल निकालना, ये वाला एंगल। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक रे बनाने गया, मैंने एक रे बना दी पैरेलल, अगर मैंने ड्रॉ कर दी, तो मैंने एक रे पैरेलल ड्रॉ करनी थी, तो मैंने एक रे पैरेलल ड्रॉ कर दी ऐसे करके, एक रे को मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये रे को पैरेलल ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर रे पैरेलल है तो ये वाला एंगल, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, और ये वाला एंगल देखो, और यहां से ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, और यहां से ये वाले एंगल की। अब मैं, गुरुदेव आप बोलना क्या चाह रहे हो, मैं गुरुदेव आप यहां से बोलना क्या चाह रहे हो, आपको एक अल्टरनेट इंटीरियर वाला कंसेप्ट बताया मैंने, आपने नहीं बताया। एक अल्टरनेट इंटीरियर का कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट क्या बताया था मैंने अल्टरनेट का, कि अगर आपके पास, चलो इसको हटाओ, अगर मैंने क्या बोला, 2 लाइन अगर आपका पैरेलल है और अगर आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाता, अल्टरनेट इंटीरियर, क्या कहलाता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या कहलाता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा कहलाता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। तो मुझे पता चला ये वाला एंगल 40 है, तो मुझे पता चल गया ये वाला एंगल भी 40 डिग्री है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब मुझे बताओ, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को मैं एक्स मान ले रहा हूं, तो मैंने बोल दी यहां से एंगल क्यू एक्स एम, प्लस मैंने बोल दिया क्या से, है ना, यहां पे इसको सपोज मैंने क्या बोल दिया, टी बोल दिया, टी क्यू एक्स एम, और साथ में बात कर रहा हूं टी एम एक्स, टी
TMX ये किसके बराबर 180 के बराबर। क्यों? एक ही साइड के बनने वाले एंगल है, एक साथ के बनने वाले एंगल है। ये आपके पास 135 डिग्री दिया। TXM मुझे फाइंड करना है, एंगल TMX फाइंड करना है बराबर 180। तो यहां से एंगल TMX कितना जाएगा आपके पास 180 माइनस 135 है ना, कितना जाएगा 35 5 40 और बचा 45 डिग्री। तो ये आपका एंगल TMX कितना आ गया 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री आ गया और ये एंगल 40 डिग्री है और ये पूरा एंगल बताना तो 40 40 80 और ये आ गया आपके पास 85 डिग्री। यही रहा आपका आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन और दे रहा हूं, अगर होमवर्क में अगर आप करके आ पाओ तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना, इसको होमवर्क में कर लेना। अब मेरी बात सुनो सभी ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं अभी, एक बात सुनो सभी ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं है ना, एक ध्यान से सुनो। अब मेरी बात समरी सुनो, समरी जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं आप इनके कंसेप्ट अच्छे से कैच कर लेना, कंसेप्ट अच्छे से कैच कर लेना, नोट्स बना लेना और डिटेल्ड वाली वीडियो जिसने मेरी देखी होगी पूरी डिटेल में मैंने जो पढ़ाया वो देखा होगा तो उसको सब बात समझ में आई होगी, सब समझ आया होगा। जिस बच्चे ने डिटेल्ड वीडियो देखी सब समझ में आया होगा। इसलिए आपको इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा बेसिक की नीड थी, थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए था। मैंने ऑलमोस्ट कवर किया है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम मैंने थोड़ा फास्ट कराया, आई नो, लेकिन टाइम अपने को कम लेना है, रिवीजन ज्यादा करना, उसके हिसाब से इन चीजें कवर कराई है ना। थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी करना, मुझे पता आप कर लो, कोई रिवीजन था कि आपको एक झटका पड़ जाए, अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार में पता चल जाए, ठीक है ना। भाई जाते जाते एक ही बात बोल के जाया करो, क्या, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100% एंड आई विल गिव माई 100%, आई विल गिव माई 100%, आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माई 100%, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बनाना और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली हो तो ये जरूर लिख के बता देना कि यस यू आर द बेस्ट एंड यू विल गिव योर 100%, ये लिख के बता देना, मुझे पता चल जाए आपने देख लिया। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करना अपने एग्जाम की। टेक केयर, बाय बाय।